तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। और दोस्त, आप लोग बिहार का सबसे लोकप्रिय किताब टारगेट के द्वारा संचालित इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज को आप लोग सीख रहे हैं। और आज जो है, आज आप लोग का चैप्टर नंबर 2 की बारी है। हम बोल रहे हैं ना, सारा चीज होगा, धीरे धीरे होगा भाई, धीरे धीरे होगा और सब कुछ कर देंगे, क्योंकि आप लोग का जो प्यार है, सपोर्ट है, उसके लिए रियली थैंक यू सो मच। आशीष है हमारे साथ, खुशी मेरी बहन है, मुस्कान है, विशाल बाबू है, ठीक है, ओके। चलिए, जो लोग भी इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार सारे लोग जो है ना, आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव हमें दे सकते हैं क्या चीजें की जाए, क्योंकि एक्चुअली लेट इसलिए हुआ ना, क्योंकि तो थंबनेल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको दोबारा सुधारने में 2-4 मिनट समय लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो बारी होगी, आज आप लोग का चैप्टर नंबर 2 की होगी। और आज हम लोग 35 क्वेश्चन है, इसमें 35 क्वेश्चन है। हम प्रयास करेंगे कि आज जो है ना 35 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दें। 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर ले। और कैसे कंप्लीट करना है भाई? रट के नहीं, समझ के कंप्लीट करना है बाबू। रट के नहीं, समझ के कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है, ओके। ऋषिराज हेलो, नमस्कार नमस्कार, ठीक है जी। यादव ठीक बा, सब कोई हमार सोना चांदी तहा लोगन के सब कोई के दिल से स्वागत बा। आप लोग हर एक ऑब्जेक्टिव को गहराई से लिखिएगा। और एक बात, सबसे बड़ा बात, कि अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा। और आप लोग जो है ना, जो नीचे दिया गया नंबर है ना, उस पर अगर व्हाट्सएप करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पास भेज देंगे। इस क्वेश्चन को हम आपके पास भेज देंगे भैया। 35 ऑब्जेक्टिव को अपने साथ रखिएगा और अपने साथ कॉपी पेन नोट्स निकाल के रखिएगा। सबसे खूबसूरत सा बात यही कि अपने साथ कॉपी पेन नोट्स निकाल के रखिएगा, क्योंकि दुनिया का खूबसूरत नोट्स वो होता है जो आप लोग खुद से बनाते हैं। जब एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को घुमा घुमा के सीख लेते हैं ना, तो वही सवाल में आता है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ समझ के ना भैया, हाँ जी समझ के, ठीक है, ओके जी। यादव जी बोल रहे हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा, कॉपी पेन लेकर ही बैठे हैं, ठीक है। आज भूखे जानना न जाई, सबको ही भैया तैयार रहिएगा, क्योंकि क्लास लंबा होगा। जब तक हम लोग इस चैप्टर को खत्म नहीं कर दे, तब तक ये ऑब्जेक्टिव आप लोग का चलता रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग जय माता दी का नाम लेकर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम लोग पहला सवाल पर। पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा है? चलिए भाई, पहला सवाल बताइए, आदर्श विलयन निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? आदर्श विलयन का भाई बताइए, आदर्श विलयन का कौन सा इसमें गुण है बाबू? बताइए तो सारे लोग बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। और आंसर आने लगा है 1 का ए होगा, ठीक है, ओके। आशीष बाबू बताइए, सवाल का जवाब क्या होगा? 1 का ए होगा। और कोई बोल रहा है जी? चलिए आइए हम उसको गहराई से बताते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है? सारा खेल राउल्ट का था। सारा खेल किसका था? राउल्ट का। ये राउल्ट का कहानी है, इस कहानी के बिना क्या जिंदगानी है भाई। देखिए, राउल्ट का कुछ बात था। राउल्ट ने बोला कि जो हमारा नियम का पालन करेगा उसे हम लोग आदर्श कहेंगे, और जो हम लोग का नियम का पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श बोलेंगे। बोले कि अच्छा सर, ऐसा बोल के गए? हाँ हाँ बोल के गए। यानी जो भैया नियम का पालन करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? आदर्श। और जो नियम का पालन नहीं करेगा उसे क्या कहते हैं? अनादर्श। बोलिए, इतना बात बुझा गई? अब हमने क्या आगे देखा जाए भाई, ठीक है। अब हम लोग आदर्श विलयन का भैया कुछ शर्त है, अनादर्श विलयन का कोई शर्त है। आदर्श विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है, और राउल्ट का नियम का पालन में यही होता है कि जो हम लोग का उसका आंशिक दाब होता है, जिसमें देखिएगा यहां पर यदि ऐसे लिखा गया, इसके ऊपर नॉट, देखिए अगर ये लग जाए ना, ये नॉट लग गया, इसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और नॉट नहीं लगा है ना, इसको बोलते हैं आंशिक दाब। यानी आंशिक दाब, एक का क्या भैया दाब है? आंशिक दाब। और एक ये कौन है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। नॉट लगा, इसका मतलब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। और इस एक्स का मतलब क्या होता है? मोल अंश। और किसका मोल अंश? एक्स मतलब ए का मोल अंश। और बीच में क्या है? गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। ये राउल्ट का नियम भी इसी में घुसा दिए। सुनिएगा, आदर्श विलयन का क्या शर्त है भाई? इसका शर्त है किसी घटक माने ए का आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था, ये नॉट का मतलब क्या है? शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब और उसका मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और सुनिए ध्यान से। किसी घटक मतलब ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो ए का आंशिक दाब, चाहे किसी घटक का आंशिक दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है। तो इसमें ये बराबर होता है, लेकिन वही बात कर ले अनादर्श विलयन में, ये भैया बराबर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं भाई, इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये बराबर नहीं होता है। यानी पहला शर्त तो ये चलता है इसमें, शर्त नंबर 1 ये चलता है बाबू, शर्त नंबर 1 समझिएगा। और शर्त नंबर 2 पर आइए, शर्त नंबर 2 पर आइए बाबू, शर्त नंबर 2 पर। शर्त 2 क्या है?
अगर हम लोग 2 बिलियन को मिलाएं तो उसके मिलाने के बाद उसके आयतन में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, मान लीजिए 5 लीटर डाले 5 लीटर डाले 10 लीटर ही मिला, लेकिन भैया कहने का मतलब कि अगर मिलाएं और मिलाने के बाद उसका अगर आयतन में कोई परिवर्तन ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन। यानी आदर्श विलयन के आयतन में भी मतलब क्या हुआ, आयतन, और डेल्टा का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन, यानी उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, इसका मान हो जाएगा, अगर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसका मतलब है कि इसका मान कितना हो जाएगा, 0। यानी पहले भी था अभी भी है, इसका मतलब आयतन में कोई परिवर्तन हुआ तो इसका अंतर परिवर्तन, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन, परिवर्तन मतलब घटा के निकाला जाता है, कितना हो जाएगा, 0। यानी शर्त नंबर 2 में इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अगर इसका बात कर ले तो इसके आयतन में अवश्य परिवर्तन होता है। और तीसरा नंबर शर्त क्या है बाबू, उसको देख लीजिएगा, एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन इसमें नहीं होता है और इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। अब सवाल उठता है कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी मतलब उसके अंदर की उष्मा, अरे बोला का, उसके अंदर की उष्मा, यानी उसके अंदर की उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी यदि पहले इतना उष्मा था ना, बादों में इतना उष्मा है, इसका मतलब इसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर भैया इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी भैया केवल पूछ रहा था एक, बताए हैं अनेक, यह तो ऑब्जेक्टिव का वो फायदा बा, ये ऑब्जेक्टिव का फायदा बा, एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से 6 तरीका सीख गए। बोलिए बुझाया कि नहीं बुझाया, बोलिए बुझाया आप लोगों को, समझे बाबू, ठीक है, ओके ओके ओके, राधे राधे जया मेरी बहन, ठीक है। सूरज बाबू आप लोगों को समझ में आया, बोलिए सारे लोग, ठीक है, बोलिए खुशी समझ में आया, बताइए विशाल, आकाश, ठीक है। हाँ तो हमने आपको बताया भाई, याद रखिएगा आदर्श विलयन का क्या क्या गुण है। तो आदर्श विलयन में पहले बात सुन लीजिए, ये सारा खेल राहुल चच्चा का था। वो चच्चा बोले कि जो भैया हमारे नियम का पालन करेगा ना उसको आदर्श बोलिएगा, जो हमारा नियम का पालन नहीं करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श। आदर्श विलयन के कौ गो शर्त है भैया, 3 गो शर्त है। अनादर्श विलयन कौ गो शर्त है, बोले तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल अंश के गुणनफल है, डॉट मतलब क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, ये राउट का नियम, या राउट के नियम का पालन करता है, ये राउट के नियम का पालन नहीं करता है। इसके आयतन में परिवर्तन क्या होता है भैया, नहीं होता है, यानी इसमें ऐसा होता है। लेकिन वही बात कर ले, इसके आयतन में परिवर्तन होता है, इसके एंथैल्पी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसके एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी मतलब अंदर की उष्मा। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यानी आपसे आदर्श विलयन पूछा था, ये आदर्श विलयन राउट के नियम का पालन करता है, ठीक है। ये एक शर्त पूछा है, लेकिन ये भी दोनों शर्त पूछ सकता है आपसे, ऐसा बोले, याद रखिएगा ये भैया आदर्श विलयन ही है। अब बारी किसकी, दूसरा नंबर सवाल की ओर। अब बढ़े चलो, और भैया का बात को सारे लोग शेयर करते रहेंगे, ठीक है, सारे लोग शेयर करते रहेंगे। अगर भैया जे बा हमारे भाई बहनू जे शेयर ना करी, सच में जो बाड़ू तो लोग बहुत एकदम मनहूस बा लोग, जे अगर शेयर ना कैलो कि आज तक तब, और जो लोग सेशन किए, जो लोग भी शेयर किए होंगे, हम तारा को थोड़ी नहीं कहते कि सब्सक्राइब करे के, ई कहनी है तारा से नानू तो शेयर कर, कहते ना सर को लगा था 2 नंबर ज्यादा आ जाए, द बात कर लो चंदन। चलिए भाई, चलिए बताइए, ये सवाल बड़ा धमाकेदार है, ये सवाल बड़ा धमाकेदार है। हम देखना चाहते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हैं बाबू, कितने लोग। यहाँ पर जो है ना मिस्टेक है, ये ऐसा नहीं होगा बाबू, ठीक है ना। यहाँ पर आपका W का मान DW कार्य का मान कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, और DQ का मान 0 से छोटा दिया। तो गैस के लिए आपको बताना है ताप का मान घटेगा बढ़ेगा क्या होगा, बताइए जी, बताइए भाई बताइए। 2 का B बोल रहे हैं विशाल बाबू, 2 का B बोल रहे हैं जी। और एक अंधेरा कायम रहे, कौन है जी, अंधेरा कायम रहे, 2 का B बोल रहे हैं। चलिए भाई और लोग बताइए, चलिए 2 का B बोल रहे हैं जी, 2 का B बोल रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं, जी, चलिए आइए बताते हैं। अब सुनिए ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, सुनो। देखिए भाई, एक उष्मागतिकी का एक नियम है, ठीक है ना। वीडियो फंस रहा है, नहीं वीडियो ठीक है भाई, वीडियो मेरी बहन ठीक है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, सुनिए ध्यान से। ये एक्चुअली में जो है ना, हम लोग का जो किसी पदार्थ का जो दिया गया कुल ऊर्जा होता है, यानी उसका जो आंतरिक ऊर्जा होता है, सुनिए ध्यान से, उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होता है, जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यू से। जो किसी पदार्थ की जो कुल ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा मतलब क्या, आंतरिक ऊर्जा। यू का मतलब क्या होता है बाबू, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आंतरिक का हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, खुश। पहले समझते चलिएगा, बड़ा लॉजिक है सवाल में, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला ये आंतरिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो कार्य के बराबर होता है।
और उसको दिया गया उष्मा, उसको दिया गया क्या भाई, उष्मा के बराबर होता है, उसको दिया गया क्या, उष्मा के बराबर होता है डी क्यू। बोले कि सर ये कैसे लिख दिया आप हमको बताइए, तो ये कैसे लिख दिया आपने, उसके बारे में सुन लीजिए। ये कैसे हमने लिखा इस बात को सुनिए। जो भी हमारे अंदर उष्मा है, तो हम दो तरीका से हम अपने अंदर उष्मा बटोरे हुए हैं। जो भी हम लोग के शरीर से अगर उष्मा है तो वह या तो गर्मी के रूप में बाहर निकलेगा फिर कार्य करके। यानी हमने बोला हमारे शरीर में अगर उष्मा है, जैसे कोई भी पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर जो उष्मा स्टोर रहता है उसके अंदर वो दो रूप में बाहर निकलता है। या तो हम लोग कार्य करके बाहर निकालेंगे, या फिर हमारे अंदर से कोई गर्मी रूपी उष्मा जो है ना, वही उष्मा बाहर निकल जाए। यानी हमारे जैसे पदार्थ से दो रूप में भैया ऊर्जा बाहर निकलेगा, या तो कार्य के रूप में या फिर उसके आंतरिक, ये जो आप लोग का ये क्यू क्यू मतलब क्या हुआ, उष्मा। ये क्या है भैया, आंतरिक ऊर्जा, और ये क्या है, कार्य, और ये क्या है आप लोग का उष्मा। बोले कि सर क्या बोल दे, उष्मा लुष्मा हमको सब गड़बड़ा गया। दोबारा, किसी पदार्थ की जो आंतरिक ऊर्जा है, मतलब अंदर की ऊर्जा है, ठीक है ना, किसी पदार्थ की जो क्या है भाई, आंतरिक ऊर्जा है, यानी जो उसकी अंदर की उष्मा होती है, वो दो रूप में व्यय होती है। एक होती है कार्य करने में, और एक होती है क्या, हीट। हीट मतलब भैया क्या, ऊर्जा के रूप में। हीट मतलब क्या हो गया, ऊर्जा के रूप में, उष्मा के रूप में, ठीक है ना। हीट माने क्या हो गया, उष्मा के रूप में, ठीक है ना, उष्मा के रूप में। ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, कार्य के रूप में। बोलिए यहां तक क्लियर है। चलिए सुनिए ध्यान से। तो अब हम लोग का रह गया भैया कि जो ये उष्मा है ये कैसे कार्य और उष्मा के रूप में बदलता है, उसके पीछे लॉजिक समझिएगा। वो बात देखिए, क्या बोला गया, कार्य का मान क्वेश्चन में बोला गया शून्य। तो इसका मतलब है कि ये जो डी यू है वो फुली डिपेंडेंट हो गया किस पर, डी क्यू पर। ये किस पर डिपेंडेंट हो गया भैया, डी क्यू पर डिपेंडेंट हो गया। बोले सर काहे चिचरी पार रहे हैं जी, काहे चिचरी पार रहे हैं। यानी यहां पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, डी क्यू। यानी भैया डी यू जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, डी क्यू। तो चूंकि क्वेश्चन ही बोल रहा था कि डी डब्ल्यू का मान कितना है, शून्य है, इसलिए डी यू किसके बराबर हो गया, डी क्यू के। बोलिए यहां तक समझ में आ रहा है कि फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को बताएं, रोलेक्स बाबू फिर से क्वेश्चन को बताएं, या फिर यहां तक समझ में आ रहा है। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप लोग आगे क्वेश्चन बहुत छोटा छोटा है, उसको ऐसे ऐसे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये सवाल बताइए जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोग बोलेंगे हम दोबारा इस बात को समझाने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग बताइए क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। ओके 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 बाबू, सुनिए ध्यान से। हमने बोला कोई भी पदार्थ के जो अंदर की उष्मा होती है, मतलब आंतरिक ऊर्जा, वो दो रूप में स्टोर होती है, दो रूप में बाहर निकलती है। या तो कार्य करके बाहर निकलती है, या उष्मा के रूप में बाहर निकलती है। मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, तो पदार्थ के अंदर की उष्मा है यू, ये दो रूप में बाहर निकल रहा है, या तो कार्य करके बाहर निकल रहा है, या फिर आप लोगों का उष्मा गर्मी के रूप में बाहर निकल रहा है। इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब चूंकि सवाल ही बोल रहा था कि डी डब्ल्यू का मान कितना होता है, शून्य होता है, तो अब हमने क्या किया कि हमने डी डब्ल्यू के जगह पर, या फिर जो डब्ल्यू था वहां पर हमने क्या रख दिया, शून्य। तो क्या बच गया, डी यू किसके बराबर हो गया, डी क्यू के। यही तक हम लोग का बात था। यहाँ डी यू किसके बराबर हो गया, डी क्यू का। यहीं तक आप लोग का बात था बाबू, ठीक है, यहां तक ही आप लोग को बात था। अब उसके बाद हम लोग आगे बात लेकर चलते हैं कि यहां पर dq का मान शून्य से छोटा बोला गया है। आप बताइए शून्य से बड़ा क्या होता है, शून्य से बड़ा 1 2 3 होता है, शून्य से छोटा क्या होता है, -1 -2 होता है। इसका मतलब dq का मान शून्य से छोटा बोला गया, इसका मतलब जो du है ना वो ऐसा हो जाएगा। यानी जो dq है, अगर शून्य बोला, शून्य से छोटा कहने का मतलब कि dq हम लोग का कैसा है, ऋणात्मक। यानी जो आपका du का जो मान आया वो कैसा आ गया, ऋणात्मक आ गया। यानी यहां पर बात समझ रहे हैं, ये शून्य से छोटा कहने का मतलब ये माइनस होगा, तो माइनस हो गया, इसका मतलब ये आंतरिक ऊर्जा कैसा हो गया, ऋणात्मक। और एक बात रखा गया आदर्श गैस। आदर्श गैस का एक सबसे बड़ा बात होता है कि आदर्श गैस में देखिए अंदर की उष्मा दो, अंदर की जो ऊर्जा होती है वो दो रूप में व्यय होती है। एक होती है क्या भाई, गतिज ऊर्जा, और एक होता है आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा। एक होता है आप लोगों का गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अब इसका बाद में बात कर ले कि ये जो डी होता है वो किसके बराबर होता है, यू किसके बराबर होता है। तो टोटल जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो दो रूप में बराबर होती है। कौन कौन, के ई प्लस क्या होता है, पी। अब इस बात को समझेंगे कि आदर्श जो गैस होता है, आदर्श गैस का अणु के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा शब्द बोला गया है ना आदर्श गैस, ये बात बताता है कि आदर्श गैस में पी का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो अब के का मान डिपेंडेंसी हो गया किससे भैया, डी से हो गया। यानी अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम लोग का इसका मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये के का मान घट रहा है, के का मान घट रहा है, इसका मतलब अणु की गति क्या हो रही है, अणु की गति धीरे हो रही है। अब अणु की गति कब होगी, जब हम लोग का ताप का मान क्या होगा, घटेगा। इस प्रकार से लॉजिक हुआ, इस सवाल का सही जवाब हुआ आंसर का घटेगा, लेकिन हम आपको बता नहीं पाए। क्या ऐसा हुआ, आप लोगों को दिक्कत हो गया भाई,
बोलिए जी, यहां पर आप लोग को दिक्कत हो गया क्या? दिक्कत हो गया तो बोलिए, ठीक है। हाँ हाँ, जुदा हो जाता है, हाँ हाँ। बोलिए आप लोग, पहले आप लोग सारे लोग बात रखिए, हम इस क्वेश्चन को और टाइम स्पेंड करेंगे, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आए तब तक इस क्वेश्चन को बताते रहेंगे। आप लोग ये हड़बड़ी मत कीजिएगा कि भैया आगे बताइए आगे बताइए। अरे भैया इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए कि आपका कोई छोटा भाई, आपका कोई बड़ा भाई, आपको कोई भी आपसे पूछे ना तो आपसे अछूता ना रहे, ठीक है। ओके, रिपीट भैया जी, आशीष बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, ठीक है। चलिए सारे बात को हम दोबारा रिपीट करते हैं, सब बात खत्म कीजिए, सारा बात को दिमाग से निकालिए, सारा बात को दिमाग से निकालिए, सारे लोग दिमाग से निकालिए, सारे लोग बात को दिमाग से निकालिए। ये सब भूल जाइए, सब भूल जाइए, आप लोग भूल जाइए सारे लोग, ठीक है। भूल गए? अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। हमने बोला यदि किसी आदर्श गैस, तो आदर्श गैस से एक बात याद रखिएगा, आदर्श गैस में केवल गतिज ऊर्जा होता है। आदर्श गैस में केवल गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि आदर्श गैस के बीच में कोई आकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए जो पी का जो मान होगा ना, स्थितिज ऊर्जा का मान, उसका मान कितना होगा? शून्य। पहला पॉइंट इस बात को याद रखिए, जब आदर्श गैस आया, आदर्श गैस में केवल गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ? अरे रटना है, लोग तो रटवा के चले जाते हैं, हम आपको समझा रहे इसलिए समय लग रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं किसी प्रक्रिया में क्या हो गया? द्रव। द्रव यहां पर मिस्टेक हुआ है, यहां पर क्या आप लोगों का हो गया? कार्य। कार्य का मान कितना हो जाएगा बाबू? शून्य हो जाएगा। कार्य का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद यहां पर बात कर ले, यहां पर, ठीक है ना, उसके बाद यहां पर बात कर ले कि जो dq का मान है वो शून्य से क्या है? छोटा है। तो यदि dq का मान शून्य से छोटा है, इसका मतलब है कि आपसे बोला गया dq का मान क्या है? ऋणात्मक। अभी तक हम लोग सवाल में हैं, सवाल में है, अभी सवाल में हम लोग आगे नहीं बढ़े हैं, ठीक है। सुन लीजिए दोबारा, हमने बोला किसी आदर्श गैस पर, ठीक है, आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया में ऐसा ऐसा मान दिया गया, तो आदर्श गैस कहने का मतलब उसमें के ही है, पी का मान कितना हो गया? शून्य। पॉइंट नंबर 1 आपसे बोलेगे भैया इसमें किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य आप लोगों का शून्य होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया? डीक्यू का मान शून्य से छोटा है, तो ऐसे। यहां तक आप लोगों को सवाल ही है, सवाल से हमने फालतू अभी तक कुछ नहीं बताया है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब एक नियम है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम है उष्मागतिकी का, कि जो आंतरिक जो ऊर्जा होती है वो किया गया कार्य और उसके अंदर के उष्मा क्या होता है? बराबर होता है। तो चूंकि सवाल ही बोल रहा है किया गया कार्य का मान कितना है? शून्य है, तो अब हम लोग यहां पर कितना रख देंगे? शून्य। तो हमारा बच जाएगा किस पर? क्यू पर। तो जो यू है वो क्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्यू के बारे में क्वेश्चन बोला गया क्या? ऋणात्मक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे भैया? ऋणात्मक। यानी क्यू का मान कैसा हो जाएगा? माइनस। ये कहां से लिखे? ये क्वेश्चन के अनुसार लिखा गया, ठीक है ना। तो बात समझ में आया? इसका मतलब जो यू हो गया वो कैसा हो गया? ऋणात्मक हो गया, क्योंकि इसका मान माइनस रखा गया ना, तो ये आंसर हो गया ऋणात्मक। अब चूंकि यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये आपको याद रखना पड़ता है, यू जो होता है वो के ई प्लस किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है। और चूंकि इसमें पी है नहीं तो बस गया क्या? के ई। इसका मतलब है कि भैया के ई जो है ना वो यू के बराबर होगा, और यू कैसा हो गया? ऋणात्मक। इसका मतलब है के ई का मान भैया अगर ऋणात्मक है तो के ई का मान क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। अगर के ई का मान भैया घट रहा होगा, के ई का मान क्या होगा? घट रहा होगा। तो जैसे ही के ई का मान घटेगा, ये बात बता रहा है कि भैया अच्छा कब गतिज ऊर्जा घटता है? आपसे बोले कि कब आप धीरे चलेंगे? जब मम्मी पीछे से छोलनी नहीं दिखाएगी, जैसे ही मम्मी पीछे से छोलनी दिखाई तब तेज दौड़ेंगे। यानी गतिज ऊर्जा तब कब बढ़ता है? जब आपको ताप मिलता है। और गतिज ऊर्जा कब घटता है? जब आपका ताप घटता है। यानी यहां पर बताया गया ताप का मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा घटा है, समझे। यानी ताप घटा क्योंकि गतिज ऊर्जा घटा। गतिज ऊर्जा क्यों घटा? क्योंकि उसकी आंतरिक ऊर्जा घटी। और आंतरिक ऊर्जा क्यों घटी? क्योंकि इसके अंदर की उष्मा ऋणात्मक हुआ। अंदर की उष्मा ही ऋणात्मक क्यों हुआ? क्योंकि यह कार्य शून्य हो गया। दैट इज द लॉजिक, दैट इज द मेन कंसेप्ट। ये आप लोग का मेन कंसेप्ट है। हम जान रहे हैं कितने लोग का भैया हवा निकल चुका होगा, कितने लोग का हवा निकल चुका होगा। आप लोग कोई बात नहीं भैया, पहला क्वेश्चन टफ हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन टफ होगा, लेकिन वो कभी पल आएगा जिस दिन सब आपको आसान लगेगा, उस दिन आपको सब आसान लगेगा। बस अगर जो लोग बात को नहीं समझ पा रहे होंगे उनके लिए बस एक ही बात करना चाहते हैं, रट जा। अगर ना बुझे तो क्या करबो? रट जा। समझाने के लिए पूरा बात समझा दिए, लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा अभी भी, उनके लिए बस एक ऑप्शन होगा, रट जाइए। चलिए कमेंट कीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन में 25 मिनट लगा देंगे तो भैया पूरा हो जाएगा बेड़ा पार। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए अब इस सवाल का जवाब बताइए, और इस टाइप का सवाल के लिए आपको क्या कहना है? ये क्या कहना भैया दिल वालों का? ये भैया सवाल बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखिएगा, अनुसंख्य गुणधर्म कितना होता है? 4। कौन कौन होता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या होगा बाबू? आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। वाष्प दाब में क्या हो जाएगा आप लोगों का?
आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको एकदम याद रखिए, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, तीसरा आप लोगों का हो जाएगा हिमांक में अवनमन, क्या हो जाएगा आप लोगों का, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा आप लोगों का, परासरण दाब, परासरण दाब। ये जो चार हमने आपको बताया ना, ये अनुषंग गुणधर्म है। और कैसा अनुषंग गुणधर्म होता है, वैसा गुणधर्म जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। आप 1 मोल चीनी मिला है कि आप 1 मोल ग्लूकोज मिला है, ये मैटर नहीं करता है कि आप चीनी मिला है कि ग्लूकोज। अगर दोनों की मात्रा 1 मोल है ना, तो दोनों का गुणधर्म सेम होगा, दोनों के लिए परासरण दाब सेम होगा, दोनों के लिए हिमांक में अवनमन सेम होगा। कब, जब भैया उसका अणुओं की संख्या समान हो। यानी ये गुणधर्म आप लोगों का बालक प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ये निर्भर करता है तो बस का पर, इसका अणुओं की संख्या पर। इसी को अनुषंग गुणधर्म कहते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है बालक, तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रकाश की क्रियाशीलता। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। और रोलेक्स, खुशी और आशीष, सारे लोग, मुस्कान, सारे लोग सही जवाब बताए हैं। तो ये एक टाइप का ऑब्जेक्टिव को कैसे कैसे घुमा के बोला गया है, आप लोग इस बात को सीख रहे हैं। बोलिए सीखत रहा लोग कि भैया ऐसा ही छोड़त रहा लोग। अब हमने के नेक्स्ट सवाल पर, हाय भैया 4 पर बेड़ा पार, हाय 4 को अगर आप लोग को याद हो गया तो बाकी सब गर्दा मचा देंगे, गर्दा। बोले छू 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 छू, आवाज देखा देखा, छू 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 ना, छू 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 बोल रहे हैं, छोटा छोटा बच्चे को बोलते हैं। चलिए आइए, कौन सा अनुषंग गुणधर्म नहीं है, अब ये भी हमको पूछना पड़ेगा, कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है। कौन अनुषंग गुणधर्म है, श्यानता है क्या, नहीं। पृष्ठनाह है क्या, नहीं। अपवर्तनांक है कि नहीं। परासरण दाब, बोले बात सर ये कितना हल्का हल्का बता बताइए डौडा। अब भाई बच्चा वाला सवाल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चों वाला सवाल थोड़ी ना हम बताएंगे। बोले कौन अनुषंग गुणधर्म का उदाहरण है, बोले घनत्व, नो सर। द्रव्यमान, नो सर। क्वथनांक उन्नयन, यस सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं बालक। बोले कितना स्पीड पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ा जरा धीरे धीरे समझाए, क्या खाती हैं समझाए एथी करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कहा था ना। बोले कौन इसमें अनुषंग गुणधर्म नहीं है, वाष्प दाब, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन, है तीनों है जी। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन रहता तब होता, ये डेट इज द मेन फैक्टर माय डियर, डेट इज द मेन फैक्टर माय डियर। आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन ये मेन फैक्टर करता है। वाष्प दाब में के साथ आपको अटैच होना पड़ेगा क्या, आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब के साथ क्या अटैच करना भैया, आपेक्षिक अवनमन। बोलिए सारे लोग, जो लोग भी देख रहे हैं भाई बताइए 6 नंबर तक आप लोगों का सवाल क्लियर है कि नहीं है। ठीक है 6 का, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती गिनत रहा लोग, गिनती गिनत रहा लोग भैया, गिनती गिनत रहा लोग। हाँ ऐसे ही कमेंट का सवाल सारे लोग सवाल का जवाब देते रहेंगे। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई, बहुत अच्छा। बोलिए क्लियर है जी आप लोगों का। चलिए हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये आप लोगों का जो सवाल है वो 6 नंबर थोड़ा हटके है। बोल रहा है कि इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना है, तो घोल का मोलल सांद्रण, देखिए ये बड़ा प्यारा शब्द है मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण का अर्थ क्या होता है, मोललता। और मोललता कैसे निकलता है भाई, मोललता जो होता है विलय, इसमें विलय जो घुलने वाला है, कौन घुलेगा, चीनी का घोल है, मतलब शरबत है ये, इससे शरबत को द्रव्यमान दिया गया है, घुलने वाला कौन है ये। तो मोललता का फॉर्मूला होता है विलय का द्रव्यमान रखिएगा, किसका रखिएगा, विलय का क्या भैया रखिएगा, द्रव्यमान। ठीक है, और उसका क्या रखिएगा, विलय का ही मोलर द्रव्यमान रखिएगा। नीचे क्या रखना है, ऊपर रखना है विलय का द्रव्यमान, और नीचे रखना है विलय का मोलर द्रव्यमान। कैसा रखना है भाई, मोलर द्रव्यमान रखना है। कैसा रखना है, मोलर द्रव्यमान। उसके बाद क्या रखना है, विलयन का आयतन, विलयन का क्या रखना है, विलयन का बाबू क्या रखना है, आयतन। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे क्या, 1000, समझे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा मोललता, उसके बाद क्या हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, क्या उसके बाद क्या हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान, उसके बाद नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन गुना क्या हो जाएगा 1000। ठीक है बाबू, ओके। अब देखिए मोललता निकालने का कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग आगे लगाते हैं। देखिए इस तरफ बोल रहे कि विलय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 234 पॉइंट कितना हो गया, 2। तो नहीं, ये भैया चीनी का घोल है, मतलब शरबत का मान दिया है। चीनी कितना दिया गया, 34.2, कितना हो गया, 34 पॉइंट कितना हो गया, 2। ठीक है, उसके बाद क्या रखा गया, चीनी का मोलर द्रव्यमान। चीनी का मोलर द्रव्यमान कितना होगा भाई, चीनी का जो मोलर द्रव्यमान होगा C12H22
O11, ठीक है ना। C12H22 क्या हो गया, O11, ठीक है ना। ये आप लोग का क्या हो जाएगा, C12H22O11। अगर इसका निकालेंगे बारी बारी से, कार्बन का 12 होता है, फिर 12 से गुना कीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर 22 से गुना कीजिएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 से गुना कीजिएगा। सबको अगर गुना भाग कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 342। तो जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको खुद से निकाला जाता है, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। उसके बाद बाबू क्या बोला गया, विलयन का आयतन। तो बताइए विलयन का आयतन कितना दिया गया है, तो विलयन का आयतन कितना दिया गया है भाई, विलयन का आयतन कितना दिया गया, देखिएगा यहां पर जो बोला गया ना 234.2 ग्राम चीनी का घोल। इसका मतलब घोल मतलब क्या, घोल मतलब हो गया आप लोगों का दोनों चीज मिला है। घोल में क्या क्या मिला है, चीनी भी मिला है बाबू, और क्या मिला है, ओहो मोलरता में यहाँ पर विलयन नहीं होगा ना, यही चीज मिस्टेक हुआ। और कुछ लोग बोल भी नहीं रहे हैं, कितने लोग नादान है जी। मोलरता का फॉर्मूला में विलयन का आयतन कैसे हो गया, ये होगा आप लोगों का विलायक का द्रव्यमान। क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान। इतना छोटा बात और कोई नहीं बोला है, हमको लगता है कोई नहीं ना बोला है एकदम। भैया जो लोग नहीं बोल रहे हैं ना, ये बहुत गंदा बात है जी, बहुत गंदा बात है। ये सब इतना गंदा गंदा बात आप लोग देख रहे हैं। ओहो, यहाँ पर क्या रखना है, विलायक रखना है। तो बताइए घोल किससे बनता है, चीनी से, और क्या बनता है, पानी से। इसमें कौन हम लोगों का क्या है भैया, विलायक है, पानी है। तो पानी का ही हमको वजन निकालना है। तो जो भी आपको पानी का अगर आपको वजन निकालना है, पानी ही तो क्या है, विलायक है। इसी का ना मान चाहिए भाई, इसी का ना मान चाहिए। तो इधर लेकर आइए, इधर लेकर आइए चीनी को। तो घोल में से किसका द्रव्यमान घटाना होगा, चीनी का। बताइए घोल कितना है भाई, घोल कितना है, 234.2। चीनी कितना है भाई बताइए तो, 34.2। तो घटा दे, तो घटा दीजिए, और घटाइएगा तो 200 ला दीजिएगा, और ले जाके रख दीजिएगा। तो रख दीजिए ना 200, और गुना कर दीजिए ना 1000 से। तो बोलिए 2 5 10, देखिएगा दशमलव से कटाएं, 10 बार में खत्म, 5 दूनी का 10, 0.5। और 0.5 इसका मात्रा क्या होता है, मोल प्रति केजी होता है, या फिर इसको 0.5 छोटा वाला m दिखाते हैं। वही आप लोगों का मोलरता होता तो उसका मात्रक जो होता है 0.5 मोल प्रति लीटर होता, और इसका बड़ा वाला m से दिखाते हैं। बोलिए सारे लोग यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए चलिए बोलिए, हाँ 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 हाँ, चलिए चलिए ओके, बताइए बताइए भाई बताइए। यहां तक किसी को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है भाई बताइए। ये क्लास लंबा चलने वाला है जी। आशीष बाबू बोलिए जी। चलिए एक बार और हम आपको रिवीजन करा देते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, मोलल सांद्रण। मोलल सांद्रण का मतलब क्या हुआ, मोललता। मोललता का फॉर्मूला होता है, जो भी क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया जाए, विलय मतलब घुलने वाला को ऊपर रखना है। तो ये घुलने वाला कौन है, चीनी, उसका ऊपर द्रव्यमान रखे कितना, 34.2। इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। इसका मोलर द्रव्यमान खुद से निकालना होता है, नीचे रख दिए। विलायक मतलब होता है घुलने वाला। घुलने वाला कौन है, ये। तो भैया घुलने वाला हम लोग कहाँ रख दिए, वहां रख दिए, रख दिए। उसके बाद और घुलने वाला निकालने के लिए कुछ तरकीब आजमाना होगा कि ये घोल है ना, विलयन है। आपको निकालने के लिए घुलने वाला पानी चाहिए, पानी के लिए ऐसे निकाल दिए चीनी को घटाकर। तो उसके बाद यहाँ पर रख दिए, गुना भाग किए, गुना भाग करने के बाद 0.5 आ गया। यही सवाल का सही जवाब है। ओके ठीक है, आशीष के बोल रहे क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए ओके, चलिए बहुत अच्छा। काहे जी, काहे कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हैं जी आप लोग। चलिए अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिए जी, इस सवाल पर आप लोग ध्यान दीजिए। बोल रहा है एक घोल जिसका परासरण दाब इतना है, और आपसे पूछ रहा है घोल का सांद्रण क्या होगा। आपको ताप मिला है, बोले हाँ सर, केल्विन से पता चला ताप मिला, बोले ताप मिला सर। और ये आपको वायुमंडलीय दाब से क्या पता चला कि भैया, ये आप लोगों को देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक घोल जिसका परासरण दाब, यानी जो दाब है ना वो कौन सा है, परासरण दाब। परासरण दाब को किससे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। और घोल का सांद्रण, सांद्रण मतलब सांद्रता, और सांद्रता मतलब क्या यहाँ पर इस्तेमाल होता है, सी। तो कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसका पाई का फॉर्मूला में सी होता है और टी होता है। तो आइए थोड़ा, ये फिजिक्स का कोई बात लगा लेकिन केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। तो बताइए पाई बराबर फॉर्मूला आपको जानते हैं सी आर टी होता है। आपसे हमारे हीरा मोती सोना चांदी वाले लोग बताइए क्या पूछा गया है, सी। तो सी को क्या करेंगे, अकेला। और बताइए पाई बटा में क्या हो जाएगा, आर टी। बोले खुश, अब खुश। अब देखिए भैया पाई का मान कितना आया है, पाई का मान दिया गया कितना, 0.0821। और बताइए आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू इतना ही होता है।
आर का वैल्यू जो आर जो होता है ना, आर गैसीय नियतांक है, इसका वैल्यू इतना ही होता है, 0.821 ही होता है। और ये संजोग अहोभाज्य जो यही दिया गया, और टी का मान कितना दिया गया, टी का मान दिया गया भैया 300, तो ये वाला से ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म। और जो इसका मान आ जाएगा 1/300, और क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। बोले कि सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको जब गुना भाग करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक है, 0.0033 आएगा, समझे। इसको हम लोग बड़ा वाला एम से दिखाते हैं, या फिर 0.033 इसको मोल प्रति लीटर दिखाते हैं, समझे। तो हमारे हीरा मोती सोना चांदी वाले लोग 300 का 1 से गुना भाग करके देख लीजिएगा, यही सवाल का सही जवाब है। चलिए बोलिए, चलिए बहुत अच्छा। हमारे दोस्त जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं ना, आप सारे लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि आपका भाई अगर इतना केमिस्ट्री के लिए कर रहा है ना, तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई को सपोर्ट करे। बोलिए क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, पूरा हम आपको केमिस्ट्री का जितना हो सके पूरा आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, और जितना हमको आता है ना वो सारा चीज आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और जल्द ही आप लोग के लिए गेस क्वेश्चन का सीरीज लेकर आएंगे, गेस क्वेश्चन का, कि वो एकदम एग्जाम में लड़ी जाए, एकदम लड़िए जाओ, उहे आओ उहे जाओ, यानी आएंगे जाएंगे या लेके भैया क्वेश्चन कराएंगे। बोलिए जी बहुत अच्छा। तो हमारे सोना चांदी लोग सबको के इतना बात क्लियर बा, हमने के आगे बढ़ल जाओ। बोला आगे बात क्लियर है भैया, हम लोग आगे बढ़े। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कितने लोग सवाल का सही जवाब बताते हैं। आइए, ये बच्चों वाला सवाल दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है मोलरता, और जिन लोगों को अगर मोलरता का फॉर्मूला भैया क्लियर होगा ना, वो ऐसे चुटकी बजा के आंसर बता देंगे, चुटकी बजा के। देखिए पहले मोलरता का फॉर्मूला आप लोग आंसर दीजिए, तब तक हम समझा रहे हैं। मोलरता का सूत्र होता है विलय, विलय मतलब होता है घुलने वाला, घुलने वाला का जो दिया गया द्रव्यमान उसको ऊपर रखिएगा, और विलय का मोल द्रव्यमान को नीचे रखिएगा। मोलरता का फॉर्मूला है कि जो उसका जो दिया गया द्रव्यमान हो उसको ऊपर रखिए। विलय कौन है जी, इसमें 200 ml 2 ग्राम NaOH घुला है। घुलने वाला कौन है, घुलने वाले को तो विलय कहते हैं। NaOH का मान कितना दिया है, 2 ग्राम, उसको कहाँ रखेंगे भाई, ऊपर रखेंगे, ठीक है। और मूलर द्रव्यमान NaOH का जो खुद से द्रव्यमान निकालते हैं उसको मूलर द्रव्यमान कहते हैं। सोडियम का कितना होता है बाबू, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 6 1 7 7 3 10 कितना हो गया भाई, 40 हो गया। यानी यहां पर कितना रख देंगे भाई, 40 रख देंगे। खुश हो गए। अब देखिए भाई, उसके बाद देखिए क्या हो गया। उसके बाद इसके फॉर्मूला में क्या होता है, मोलरता के फॉर्मूला में यहाँ पर विलयन का आयतन होता है, और गुना किसे करते हैं बाबू, 1000 से गुना करते हैं, समझे। तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, विलयन का आयतन रखेंगे। और विलयन का आयतन कितना मिला, बोले 200, और फॉर्मूला में क्या होता है 1000, तो बोले 2 25 10 15 बट्टे 40 2 चौका 8 1/4 1/4 मतलब 0.25 मोल प्रति लीटर आंसर। बोले कौन आंसर होगा, हाई होगा, हाई होगा, हाई होगा। बोला बुझा गई ना। चलिए ठीक है। उसके बाद संकित कुमार बोल रहे हैं कि 9 का ए होगा। चलिए ठीक है बहादुर सैनिकों, और सही जवाब बताए आप लोग, सही जवाब बता रहे हैं आप लोग, जो लोग भी बता रहे हैं वो सारे लोग सही जवाब बता रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है। चलो बढ़े चलो इस क्वेश्चन को भैया बताते चलो। ये तो हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये भैया क्या होता है, सामान्य ताप एवं दाब पर गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है। देखिए आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे तो पहले 1 मोल के बारे में पूछेगा, 1 मोल का संख्या पूछ सकता है आपसे। 1 मोल में ये पूछ सकता है, 1 मोल में क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा। 1 मोल में क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा। पॉइंट नंबर 1 आपसे ये पूछेगा। और पॉइंट नंबर 2 आपको ये पूछेगा भाई, आपसे ग्राम के बीच रिलेशन पूछेगा। और आपका पॉइंट नंबर 3 ये पूछ सकता है आपको भैया मतलब लीटर में पूछ सकता है वैल्यू, या फिर वही चीज को आप लोगों को एमएल में पूछ सकता है। ये इतना सारा सवाल पूछ सकता है। मोल का यदि बात आएगा तो भैया 4 पर बेड़ा पार है, लेकिन इसी से आप लोगों का सवाल का सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। क्या बोल रहे 1000 गुना, हाँ 1000 गुना क्यों ये पूछ रहे हैं आशीष, ये फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। ओके आइए हम लोग इधर देखते हैं। इधर देखिए बोल रहे सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन है वो कितना होता है, 1 मोल का जो आयतन होता है वो भाई 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। अगर मिलीलीटर में बात करें तो 1 लीटर में 1000 होता है, तो उसको एमएल बोलते हैं ना, तो 22,400 ml दे देता है। इसलिए कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कभी कंफ्यूज मत होखिएगा मेरे भाई, कभी कंफ्यूज मत होखिएगा। अगर वही आप लोगों से बात कर ले कि 1 मोल में कितना उसका परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में कितना लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 23 है, तो जो भी उसका मोलर द्रव्यमान होता है ना वो एमयू में होता है, लेकिन उस एमयू के जगह पर अगर हम लोग क्या लिखते हैं ग्राम, तो वही हम लोग 1 मोल कहलाता है। जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, उस
23 क्या होता है, एम में होता है, लेकिन उसको अगर ग्राम में लिख देंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। यानी जो परमाणु के द्रव्यमान को अगर ग्राम में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मोल। और संख्या में अगर बात करें कि 1 मोल कितना संख्या के बराबर होता है, तो होता है 6.022 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा बहादुर, 10 का पावर 23। यही मेन कंसेप्ट है, यही मेन कंसेप्ट है। यानी एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को आप लोग सीखे 4 तरकीब से। यानी 1 मोल में अगर संख्या बोलेगा इतना, 1 मोल में अगर पूछा गया द्रव्यमान तो उसके मोल द्रव्यमान को ग्राम करेंगे। अगर 23 है तो सोडियम है, यहाँ पर सोडियम बोलेगा तो 23 ग्राम, मैग्नीशियम बोलेगा 24 ग्राम, भैया जो है वो बोलेंगे। यहाँ पर अगर लीटर में बात करें तो 22.4 लीटर, एमएल में बोले तो 22,400 एमएल। यानी क्वेश्चन कसम पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बोलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आया, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए सारे लोग। सोनी शर्मा हाँ मेरी बहन, बोलिए यहां तक क्लियर हो गए सब कोई के। चलो अब हमने के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए ये बोल रहा है कि ये तो सवाल वही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलिए भाई इस सवाल का जवाब बताइए। पहाड़ पर जाने पर, ठीक है ना, पहाड़ पर क्या भैया जाने पर क्वथनांक का मान क्यों कम हो जाता है। देखिए एक्चुअल में जो हम लोग का यहाँ पर है, ये हम लोग का धरती का सतह है। धरती के सतह पर जाते हैं तो हम लोग का बनता है ऐसे पहाड़, और भैया हम लोग ऐसे जाते हैं तो क्या बनता है, समुंदर। अब ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, तो अगर ऊपर जाते हैं ना तो वायुमंडलीय जो दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या हो जाता है भैया आप लोगों का घट जाता है, और नीचे आने पर क्या हो जाता है, दाब बढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि अगर धरती के सतह पर आप लोग का 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है ना, तो ऊपर लेके जाएंगे ना तो पता चलेगा कि 90 पर उबलने लगेगा, समझे। यानी मेरे भाई आप लोग याद रखेंगे कि धरती के अगर सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बाबू हमारा क्या हो जाएगा, धरती के सतह से ऊपर जाएं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा, इसलिए उसका क्वथनांक भी घट जाता है। यानी ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब भी घटेगा और तो और क्वथनांक भी घटेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ देगा कि अगर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, तो नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, और तो और वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा और साथ साथ में उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था अब नीचे जाने पर पता चलेगा 110 पे उबलेगा। यानी ऊपर जाने पर दोनों चीजें बढ़ रही है और नीचे जाने पर, सॉरी, ऊपर जाने पर दोनों चीज घट रही है। वायुमंडलीय दाब भी कम हो रहा है और साथ साथ में उसका क्वथनांक भी क्या हो रहा है, क्वथनांक भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, अगर धरती के सतह से नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब भी कम होगा और साथ वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा, और क्या होगा भैया लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहिएगा, हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोगों को। वायुमंडलीय दाब का होगा नीचे जाने पर बढ़ेगा, और क्वथनांक भी क्या होगा, क्वथनांक भी क्या होगा आप लोग का बढ़ेगा। लेकिन अगर वही बात कर ले ऊपर जाने पर, तो ऊपर जाने पर भैया क्वथनांक भी घटेगा और साथ साथ में वायुमंडलीय दाब घटेगा। यानी एक ऑब्जेक्टिव 4 सवाल, बोलिए ओके। सालों के लिए रॉलेक्स, विशाल, आशीष, खुशी, मुस्कान, सोनी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए बहादुर सैनिकों और बहादुर मेरी बहन और भाई लोग, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का कभी भी आप लोगों को सवाल मिले, किसका क्वथनांक अधिक होगा, किसका क्वथनांक मूल्यन अधिक होगा, किसका प्रासरण दाब अधिक होगा, उसको तोड़ दीजिए, और तोड़ने के बाद जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगा वही मान अधिक होगा, क्योंकि सारा का खेल होता है वानठप गुणांक से। वानठप गुणांक निकलता है उसके अणुओं की संख्या से रिलेट करके, समझे। ओके, तो ऐसे निकलता है बाबू, ऐसे निकलता है सौरभ बाबू, बहुत अच्छा, सीख गए। तो आइए हम आपको इसका अलग कंसेप्ट बताते हैं, एक अलग लेयर बताते हैं जो आप लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। सुनिए ध्यान से, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। क्वथनांक किसके ज्यादा, क्वथनांक मूल्यांकन किसका ज्यादा होगा, हिमांक मोहम्मद किसका कम होगा। ऐसे आप लोगों को सवाल बोलेगा ना तो इसी तरीके से करना है, तोड़ के देखिए। लेकिन तोड़ते वक्त आपको 5 चीजों को, 4 चीजों को खास करके ध्यान रखना है। देखिए कौन कौन, एक ग्लूकोज, ग्लूकोज, एक होगा यूरिया, एक होगा आपका बेंजीन, बेंजीन, एक होगा आप लोगों का सुक्रोज, एक कभी कभी आप लोग एथिल अल्कोहल भी लेता है, एथाइल अल्कोहल भी ले लेता है, एथाइल अल्कोहल भी ले लेता है। सुनिए ध्यान से, देखिए बाबू, एक ग्लूकोज है, यूरिया है, बेंजीन है, सुक्रोज है, एथिल अल्कोहल है, ठीक है ना। इस बात को सुन लीजिए, ये जो 4 चीज होती है ना, ये तो पानी के अंदर ना तो जाके टूटता है और ना तो जुटता है। यानी इसमें पानी में जाने के बाद
चलिए बाबू सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ग्लूकोज है, यूरिया है, बेंजीन है, सुक्रोज है और एथिल अल्कोहल है, समझे। यानी ये इस प्रकार से जो भी कोई यौगिक होता है वो यौगिक भैया जाके जल में नहीं टूटता है, समझे। लेकिन हाँ उसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले ये NaCl का, तो NaCl जो होगा ना भाई ये टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। यानी अगर इसको हम लोग जल में एक अणु डालें तो वो एक ही अणु रहेगा, लेकिन अगर इसको हम लोग जल में डालें एक अणु NaCl का तो टूट उसमें अंदर जाके कितना अणु हो जाएगा, 2। तो चूंकि इसमें अणुओं की संख्या बढ़ के 2 हो गया, तो ये सारा जो हम लोग 4 गो अनुसंग गुणधर्म का बात करते हैं, कौन कौन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और प्रासरण दाब, ये चारों गुणधर्म बढ़ जाता है। कब? जब वो टूटने के बाद अणुओं की संख्या ज्यादा हो जाए तब। कुछ ऐसा भी होगा जो टूटेगा ही नहीं, वो आंसर होगा ही नहीं, वो खास करके इसका बात कर ले तो बताइए मेरे भाई, क्या ग्लूकोज है ये टूटेगा नहीं, सुक्रोज है टूटेगा नहीं, यूरिया है टूटेगा नहीं, बस बच गया NaCl। इसमें अगर एक डाले होंगे अणु उसमें जाकर टूट 2 हो गया होगा। इसलिए सवाल का जो सही जवाब है वो आंसर नंबर सी होगा। और इस टाइप का बहुत सारा सवाल आप लोग ऐसे कर पाएंगे ऐसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बाबू इस सवाल का जवाब देखिए, बोल रहा है कि वही सवाल है यार, क्या मजाक है, क्या मजाक है। इस सवाल का जवाब देखिए, बोल रहा है कि किसका जलीय घोल में क्वथनांक अधिक होगा। पहले ये मिला लीजिएगा, नहीं तो ये जिसका अधिक होगा वही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों बराबर है तब इस तरफ गौर फरमाना है। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी का एक है किसी का 2 दे दिया, तो अब इधर गौर नहीं करना है, इधर से हम लोग सवाल का सही जवाब दे देंगे, समझे। लेकिन हाँ चूंकि इस तरह बराबर है तब हम लोग तोड़ेंगे। NaOH कितने भागों में टूटेगा, 2। कौन कौन भाई, एगो Na प्लस और एगो का टूटेगा OH माइनस, यानी टोटल अणुओं की संख्या कितना हो गया, 2। अब इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं। एगो टूटेगा आप लोगों का Na प्लस, लेकिन Na प्लस में क्या लगा है, 2, तो यानी 2 गो Na प्लस होगा। और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, कहने का मतलब कि इसमें कितना हो गया, एगो 2 और एक कितना हो गया, 3, यानी इसमें कितना अणु टूटा, 3। अब इसका बात कर लेते हैं, एगो NH4 प्लस टूटा, ये NH4 प्लस टूटा और एक टूटा आप लोगों का NO3 माइनस। तो बताइए इसके आगे कितना हो गया, 1, इसके आगे 1, बोलिए 1 कितना हो गया भाई, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब आइए इसका हम लोग बात कर लेते हैं KNO3 का। KNO3 किसमें टूटेगा, K4 में, और क्या टूटेगा भाई, NO3 माइनस में। यानी इसका अणु कितना है, 1 और इसका अणु कितना है, 1। तो भैया 1 और 1 ले जाकर नली में फेंक, नहीं भाई। इस सवाल का जो सही जवाब होगा बी द राइट आंसर, यानी 16 का कितना हो जाएगा, बी। और 16 का बी हमारे से पहले खुशी मेरी बहन बता चुकी है, ठीक है। सूत्र लिख दीजिए भैया जी, सूत्र, सूत्र किसका भाई, सूत्र बताइए किसका सूत्र बोल रहे हैं भाई, सौरभ बी बोल रहे हैं जी। और लोग बताइए, हमारे लोग जो देख रहे हैं इस सेशन को, आप लोग बताइए कि यहां तक क्लियर है या फिर यहां तक कोई क्वेरी है। आप लोग यहां तक अगर प्रॉब्लम आ गया है तो भैया आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा सवाल करना है, बहुत सारा सवाल करना है जी, बहुत सारा सवाल करना है। बताइए चलिए सोनी मेरी बहन बहुत अच्छा। रोलेक्स बाबू बी बोल रहे हैं, आशीष जी, हाँ आशीष बाबू बी बोल रहे हैं। खुशी मेरी बहन क्लियर है, ठीक है। सौरभ का भी क्लियर है, हेलो, चलिए ओके ठीक है। रोलेक्स ठीक बा, बतावा तालोगन के हम पढ़ाई पढ़ावा तनी, ओहो ओहो। चलिए आप लोग का भविष्य, भगवान करे आप लोग का भविष्य इसी प्रकार से मंगलमय हो। चलिए आइए सवाल पर देखिए, 5% केन शुगर आइसोटॉनिक है X% के X के घोल के साथ, ठीक है ना। तो अनुभार ज्ञात करना है। सबसे बड़ा बात की आइसोटॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसोटॉनिक का मतलब होता है समपराशरी। समपराशरी मतलब जब 2 विलयन का परासरण दाब बराबर हो उसे समपराशरी कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में आइसोटॉनिक कहते हैं। अगर आइसोटॉनिक है तो परासरण दाब बराबर है, अगर परासरण दाब बराबर है तो उसका सूत्र बराबर होगा। इसका सूत्र होता है CRT, बोले CRT बराबर होता है, R नियतांक है, खत्म। T तापमान भैया पहले से नियत होता है, खत्म। काश इसका मोलर सांद्रता मतलब मोलरता बराबर हो जाए तो सारा बात बराबर हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है आप लोगों का, अगर कोई विलयन समपराशरी या परासरण दाब उसका बराबर है या आइसोटॉनिक है तो उसका क्या बराबर होगा, मोलर सांद्रता, मोलरता, बुझाया, याद रखिएगा। अब मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय का दिया गया द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन गुना 1000। बोले कि वह तो वो है, तो रखिए विलय का दिया गया द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलयन का आयतन गुना क्या हो जाएगा, 1000।
कोई दिक्कत है का? ना जी, कुछ दिक्कत नहीं है। अब विलय का दिए गए द्रव्यमान W1 M1 V1 W2 M2 V2, बोले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, अब ये आप लोगों का विलय का दिया गया, इसको अर्थ लिखना पड़ेगा। 5% का अर्थ क्या है? 5%, परसेंट मतलब होता है परसेंट, परसेंट प्रतिशत, यानी हर एक सैकड़ में कितना मिला आपको। यानी 5% का अर्थ हुआ कि 100 ml घोल में, 100 ml घोल में कितना है जी? 5 ग्राम हम लोग का है चीनी है। 5 ग्राम का है चीनी। इसका अर्थ हमने पकड़ लिया। परसेंट जब भी दे तो 100 में बात कीजिएगा, यानी 100 ml में कितना है जी? 5 ग्राम। अब बोलिए 1% का अर्थ क्या है? 1% का है कि 100 ml में कितना है? 1 ग्राम। लेकिन ये पूछ रहा है का है, का है, का है, का है। चलिए जी, अब आइए इस तरफ सुनिए ध्यान से। तो W1 के ऊपर बात कीजिए कि W1 मतलब क्या? W1 मतलब क्या? विलय का दिया गया द्रव्यमान। अब मेरे भाई, विलय का जो दिया गया द्रव्यमान है वो बताइए कि विलय का द्रव्यमान कितना है। पहला का बात करें तो दिया गया चीनी का कितना, इस अर्थ से पता चला कि चीनी का जो दिया गया द्रव्यमान है कितना है? 5 ग्राम। और M1 का मतलब उसका मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं, जो चीनी का मोलर द्रव्यमान जो खुद से निकालते हैं वो कितना होता है भैया? 342। ठीक है। अब विलयन का आयतन कितना रखना है, तो चूंकि परसेंट से अर्थ पता चला कि उसका आयतन कितना रखना होगा? 100। तो 100 से हमने रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए यहाँ पर W2 दिया। W2 मतलब क्या? उसका दिया गया द्रव्यमान। समझे बाबू? तो W2 मतलब क्वेश्चन में दिया गया द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। समझे? बोले ओके। यही M2 का मान आपसे पूछ रहा है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। यहाँ पर चीनी थे तो अनुभार रख दिए, यहाँ पर वो तत्व नहीं पता है जिसका मोल द्रव्यमान आपको निकालना है, यही M का मान निकालना है। समझे? और बताइए विलयन का आयतन कितना है, तो यहाँ पर भी परसेंट दिया। परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100। और 100 का गुना करें किससे? 1000। बोलिए 1000 से 1000 खत्म। बोले 100 से 100 खत्म। अब बोलेंगे सर 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 अब क्या करते हैं? M2 को इधर लेकर आते हैं बाबू, M2 को इधर लेकर आते हैं और 342 को जैसे ही हम लोग 5 से भाग देते हैं, 5 से क्या करते हैं भाई? भाग देते हैं, तो आपका 68.4 सवाल का आंसर हो जाता है, यानी आंसर नंबर सी। यानी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो गया, हम दोबारा बताने के लिए तैयार है, बस आप लोगों का हुक्म है भैया, तो हम आपको दोबारा सवाल का जवाब दोबारा बता देंगे। बोलिए बोलिए भाई, बोलिए बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है या फिर हम लोग इधर रख के लिखे सारे बात को दोबारा समझा दे? सुबह दोबारा सुन लीजिए। आइसोटोनिक बोला, आइसोटोनिक का मतलब होता है समप्रासरी, मतलब प्रासंदा बराबर है, प्रासंदा बराबर तो सूत्र भी बराबर, सूत्र बराबर तो आरटी भी खत्म, आरटी भी खत्म तो सी बराबर हो गया। अगर सी बराबर हो गया तो विलय का दिए गए द्रव्यमान ऊपर, मोल द्रव्यमान को नीचे। समझे? विलयन का आयतन इधर, विलय का दिए गए द्रव्यमान ऊपर, मोल द्रव्यमान नीचे, विलयन का आयतन इधर, और गुना में क्या हो गया? 1000। फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है। 1000 से 1000 खत्म, आयतन से आयतन खत्म, W1 ऐसे, W2 ऐसे। ठीक है। अच्छा सुनी मेरी बहन, नहीं है क्लियर? नहीं क्लियर है? दोबारा बता दे का? ठीक है, बताइए अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ दोबारा बताएं। ठीक है, ठीक है बहन बताइए। सोनी मेरी बहन, आपको डाउट है क्या? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? बोलिए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में, आप लोग दोबारा कमेंट कर दीजिए, आपका भाई दोबारा बता देगा। इसमें क्या बड़ी बात है भाई? इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कर लीजिए। देखिए यह अर्थ लिखना ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। 5% का अर्थ हुआ कि 100 ml में 5 ग्राम क्या है भाई? चीनी है। लेकिन यहाँ पर 1% मतलब 100 ml में 1 ग्राम है, लेकिन क्या है वो पता नहीं है। तो ये तो परासरण दाब कहने का मतलब पाई बराबर है, तो फॉर्मूला तो बराबर होगा। आरटी आरटी तो खत्म हो गया, सी बराबर होगा। सी मतलब होता है मोलरता, दिए गए द्रव्यमान ऊपर, मोल द्रव्यमान नीचे, दिए गए द्रव्यमान ऊपर, मोल द्रव्यमान नीचे। आयतन तो होता ही है। अब ये W1, तो W1 इसमें दिया गया क्वेश्चन में द्रव्यमान कितना था? 5 ग्राम, तो 5 ग्राम रखे। अब बताइए इसका चीनी का बारे में बात किया था, चीनी का मोल द्रव्यमान इतना होता है, और चूंकि यहाँ पर आयतन परसेंट यहाँ पर दिया है तो 100 ml 100 रख दिए। ऐसे ही यहाँ पर 1% है तो ऊपर 1 ग्राम रख दिए। मोलर द्रव्यमान खुद ही नहीं पता, यहाँ पर चीनी थे तो रख दिए, लेकिन यहाँ पर आपको खुद ही नहीं पता था तो M2 रख दिए। समझे? तो भैया यहाँ पर जो है विलयन का आयतन कितना हो गया? 100 गुना में 1000, सब कटाए छटे आंसर लाए। अब भैया अगर क्लियर बानू तो सच्चों में ठीक है। चलिए ओके ओके भाई ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये बताइए, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहते हैं अगर कंसेप्ट अगर सीख गए, अगर इतना बड़ा भैया क्वेश्चन सीख गए होंगे ना, तो ही आप लोगों को ऐसे लगेगा। अगर आप लोग 20 किलो से ऐसे हाथ से उठाकर डंबल मारेंगे ना, तो भैया 2 किलो दे दे कानी अंगुरिया पर टांग ले वालो, कानी अंगुरिया पर। समझ ला? पावर है ये सारा खेल जो बानू सिस्टम के बा। समझ ला? चलिए
ओके भाई, तो हम आपको बताएं कि समपराशरी विलयन क्या होता है। समपराशरी विलयन उसको बोलते हैं जिसका पराशरण दाब बराबर हो, लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन को ढूंढेंगे तो पराशरण दाब तो दिया ही नहीं है। अभी हमने पीछे के लॉन्ग क्वेश्चन बताया कि अगर कोई विलयन समपराशरी है मतलब आइसोटोनिक है तो उसका एक चीज और बराबर होगा, वो होता है मोलरता। बोला बोला मोलरता। आंसर क्या होगा जी? मोलरता। यानी इस सवाल का सही जवाब होगा मोलरता, लेकिन मोलरता भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। ये मोलरता का अलग नाम है, क्या? मोलर सांद्रता। क्या है भाई? मोलर सांद्रता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी। बोले यहां तक क्लियर है कि सारा एकदम खटिया बेल कर गए जी? सारा लोग खटिया बेल कर गए, बोलिए। चलिए आशीष बाबू हैं, डी बोल रहे हैं जी। चलिए ओके ओके, निशा आनंदन, ठीक है, निशा आनंदन, ओके ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग आगे की ओर बढ़े चले। बढ़ो चलो भाई, बढ़े चलो। अब इस सवाल का जवाब बताइए। इस सवाल का जवाब बोल रहा है घोलक के 1 केजी में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या। घोलक मतलब समझिएगा, घोलक मतलब ढोलक नहीं होता है, घोलक मतलब होता है विलायक। क्या होगा? विलायक होगा। और घोल कहने का मतलब क्या होगा? घोल कहने का मतलब भैया, घोल कहने का मतलब विलयन होगा। क्या होगा? विलयन। कहते कि ये सर हैसेरुआ नहीं दिखाई दिया, विलय नहीं दिया। विलय को क्या कहते हैं? विलय को कहते हैं हम लोग का घुल्ले। क्या कहते हैं भाई? घुल्ले कहते हैं, समझे? सीख लीजिएगा। अगर आपसे कोई बोले कि विलायक के 1 केजी में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हम लोग मो घोलक। घोलक मतलब क्या होता है? विलायक। विलायक के 1 केजी में उपस्थित हम लोग घोल के मोलों की संख्या कहते हैं मोललता। क्या कहेंगे? मोललता, समझे? मोललता। बोले सर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है विलय के, सुनिएगा परिभाषा भी आपको सिखा देंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन बटा में विलयन का, बटा में क्या हो जाएगा भाई? विलयन का आयतन, आयतन, ठीक है ना। और किस में? एमएल में, या फिर यहाँ पर लीटर में करेंगे तो लीटर में रख दीजिए, लीटर में। अगर आपको कभी भी डिफिनीशन देना हो तो ओहो ओहो, मुलरता है कि मुलरता है, चले कोई बात नहीं, यहाँ पर कर देते हैं मुलरता। आगे का वाला डिफिनीशन दे देंगे मुलरता का, मोलरता। अगर हम लोग बात कर ले मोललता का फॉर्मूला, मोललता का, तो क्या हो जाएगा भाई? विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा में विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और किस में? केजी में। अगर आप लोग केजी में ना बोलेंगे, ग्राम में बोलेंगे तो ऊपर एक क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। बोलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई हम आपको सबसे प्यारा सा बात बताएगा, अगर कोई पूछता है मोलरता किसे कहते हैं तो बोलेंगे विलयन का आयतन 1 लीटर में, ताकि नीचे वाला मान 1 हो जाए, ऊपर वाले को बोल दे। तो मोलरता का परिभाषा भी तो बोल दीजिएगा, कैसे बोलेंगे? विलयन का आयतन 1 लीटर में। बोले क्यों सर 1 क्यों बोले? क्योंकि जैसे ही हमने 1 बोला तो ये खत्म हो गया, नीचे 1 हो गया, बच गया ऊपर वाला, ऊपर वाले को बोल देंगे, समझे? यानी ऐसे बोलेंगे विलयन का आयतन 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया मोलरता किसे कहते हैं तो कैसे बोलेंगे? विलायक का द्रव्यमान 1 केजी में, विलायक का द्रव्यमान 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बात हो गया खत्म। बोले यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे लोग बताइए, एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को हम सिखा रहे हैं भैया अलग अलग तरकीब से, तो ये बातें तो बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट और गहरा राज बताते हैं, मोलरता को हम लोग दिखाते हैं बड़ा वाला एम से, और इसको दिखाते हैं हम लोग छोटा वाला एम से। इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और इसका जो मात्रक होता है मोल प्रति केजी। क्या होता है भाई? मोल प्रति केजी। और इसके फॉर्मूला में आयतन होता है, और आयतन होने की वजह से ये ताप से प्रभावित होता है। और इसका अगर बात करें तो ये भैया ताप से प्रभावित नहीं होता है, ये ताप से प्रभावित होता है, ये ताप से प्रभावित नहीं होता है। यानी पॉइंट नंबर 1 आपका डिफिनीशन हो गया, पॉइंट नंबर 2 आप लोगों का इसका मात्रक हो गया, पॉइंट नंबर 2 इसका भी मात्रक हो गया, पॉइंट नंबर 3 इसका सूत्र भी हो गया, इसका ये भी हो गया, उसका वो भी हो गया। तो हमने सारा चीज को आप लोगों के सामने पेशकश कर दिया। अगर फिर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, पहले आप लोगों से बात करें उसके बाद आगे का सवाल करते हैं। बोलिए मेरी बहन, बोलिए रोलेक्स बाबू क्या हालचाल? ठीक है। सोहेल खान, बोलिए सोहेल खान जी क्या दिक्कत है? सोनी शर्मा जी सर। हाँ मेरी बहन बोलिए। निशा, निशा डेंसन, ओ माय गॉड दैट्स नेम इज सो डिफरेंट। ओके अनीस, आशीष बाबू क्लियर है, आशीष बाबू क्लियर है। और कोई है जो इसको डाउट है? और कोई है जो इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है? चलिए हम एक बार दोबारा बता देते, उसके बाद आपको बताएंगे नहीं, सुनिए ध्यान से।
अगर कभी भी किसी का डिफिनीशन देने वाला नीचे वाले नाम क्या होगा, एक काम कीजिए ऊपर वाले को बोल दीजिए। कैसे बोलेंगे, विलयन का आयतन 1 लीटर में, ताकि नीचे वाला एक हो जाए, बच गया ऊपर वाला, ऊपर को बोल दीजिए। यानी विलयन का आयतन 1 लीटर में उपस्थित को मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अगर मोलरता का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, विलायक का द्रव्यमान 1 kg में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और चूंकि मोलरता के फॉर्मूला में आयतन होता है और ताप बढ़ाने से आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा, घटेगा। यानी तापमान बढ़ाने से क्या होता है, मोलरता क्या होता है, घटता है। मेन बात यही है कि ताप बढ़ाने से मोलरता प्रभावित होता है, लेकिन इसके फॉर्मूला में तो आयतन है ही नहीं, तो ये प्रभावित होगा नहीं। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, इसको बड़ा वाला एम से दिखाते हैं। इसका होता है मात्रक मोल प्रति केजी, इसको छोटा वाला एम से दिखाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या था, आपसे पूछा गया घोलक। घोलक मतलब होता है विलायक। विलायक किसके फॉर्मूला में, इसके। इसलिए सवाल का सही जवाब होगा मोलरता। अगर कभी यहां पर दे देता घोल और यहां पर देता 1 लीटर, तो पूछता होता क्या, मोलरता। क्या होता भाई, मोलरता। ओके, चलिए चलिए बहादुर सैनिकों, हमें लगता है कि आप लोग क्वेश्चन क्लियर है। तो आइए इस सवाल पर बढ़ते हैं और बताइए, बोले निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल का उदाहरण है। भैया आदर्श घोल तो होता ही है, आदर्श घोल के साथ भैया क्या होता है, अनादर्श घोल भी होता है, उसमें भी अलग अलग बात होता है जी, उसमें भी अलग अलग बात होता है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे और कौन कौन सवाल घुमा के पूछ सकता है। सुनिए ध्यान से, आपसे आदर्श विलयन का कैसे पहचान करेंगे, आदर्श विलयन का क्या क्या एग्जाम्पल है। और पहला जो सवाल था उसमें पूरा उसके कुल खानदान के बारे में बताए थे। लेकिन अनादर्श विलयन में भी दो प्रकार का विलयन होता है, एक होता है भैया धनात्मक विचलन वाला, धनात्मक विचलन वाला, और एक होता है आप लोगों का क्या, ऋणात्मक विचलन वाला, ऋणात्मक विचलन वाला। देखिए आदर्श विलयन का पहचान करने का तरकीब है कि उसके एक जैसा नाम होगा। जैसे हम बोलेंगे एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल ब्यूटिल अल्कोहल ऐसा हो जाएगा, एथिल अल्कोहल प्रोपिल अल्कोहल ऐसा हो जाएगा, एथिल क्लोराइड प्रोपिल क्लोराइड एक जैसा नाम वाला, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक जैसा नाम, बेंजीन टाउलिन एक जैसा नाम वाला आपको लगेगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या है आप लोग का आदर्श। अगर बात कर ले धनात्मक वाला में, तो उसमें दारू होगा, क्या होगा, दारू। दारू मतलब क्या होगा, एथिल अल्कोहल, याद रखिएगा एथिल एल्कोहल, ठीक है ना, एथिल अल्कोहल होगा तो हम लोग का क्या होगा, धनात्मक में। हो सकता है एथिल अल्कोहल के साथ पानी मिला हो, अगर एथिल अल्कोहल को अगर पानी मिलाता है तो उसका आयतन थोड़ा बढ़ जाता है, समझे, तो धनात्मक विचलन में आता है। एथिल अल्कोहल के साथ हो सकता है क्लोरोफॉर्म हो, लेकिन एक बात फिक्स रखिएगा, एथिल अल्कोहल आएगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्या आ जाएगा भाई, धनात्मक। अगर इसका बात कर ले ऋणात्मक में, तो सबसे इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है CaCl3, CaCl3, CaCl3 मतलब हो गया क्या, क्लोरोफॉर्म, और क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और प्लस में एसीटोन, क्या हो जाएगा, एसीटोन। बोले कौन टोन, एसीटोन। बोले यहां तक क्लियर है जी। चलिए ओके, चलिए सोनू सोनी, ठीक है, और मुजामू, ठीक है, मौजमी आलम, ठीक है, मौजमी आलम, ठीक है, मुजामी आलम, सॉरी, जो भी नाम हो, बहुत प्यारा नाम है। चलिए इस तरफ देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित में से कौन अनादर्श, कौन आदर्श घोल नहीं है। तो एक जैसा नाम आपको ये देखने को मिला है भाई, एक जैसा ये नाम देखने को मिला है भाई, ये एक जैसा नाम देखने को मिला है भाई, ये नहीं है। लेकिन वो क्या है, अगर एसीटोन लगा है वो भी क्लोरोफॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, समझे। अगर एथिल अल्कोहल वाला होता तो क्या भैया हो जाता, धनात्मक। यानी एक टाइप का ऑब्जेक्टिव कैसे घुमाकर अलग अलग तरकीब से पूछेगा, दैट इज द मेन कंसेप्ट। ये था लोगन के मेन बात बा, ये बतवा खास बा, बाकी सब बकवास बा। बोला बुझा गईल, ठीक बा, बोला बुझा गईल सब कोई के, सब कोई के इतना बात समझ में आवता कि ना, बोला बोला। चलो ठीक बा, हमने के आगे, हमने के चल जाओ। हम लोग आगे चलते हैं भाई, इस सवाल पर आते हैं, इस सवाल पर आते हैं और देखते क्या, निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल का परासरण दाब असामान्य होगा। असामान्य मतलब अगर जल में जाके कोई कारनामा कर दे, कोई उसमें जाकर कोई कांड कर दे। भैया अगर यूरिया को डालेंगे, सुक्रोज को डालेंगे, बेंजीन को डालेंगे, आप लोग ग्लूकोज को डालेंगे। चार नाम आप लोग याद रखिएगा, ग्लूकोज, सुक्रोज मतलब चीनी, यूरिया, बेंजीन, और एक याद रखिएगा एथिल अल्कोहल। ये चार पांच जो नाम है ना, वो कोई कांड नहीं करता है जाकर पानी के अंदर, जैसा गया चार को डाले चारे को है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी सूत्र वाला बोलेंगे, जैसे ये नमक हो गया NaCl, अब ये भैया जाके उसके अंदर क्या होगा ना, अकेले गया एक हो गया है, आ जाके उसमें दो हो जाएगा भैया। अरे भाई इसका मतलब तो ये चोर निकला, ये तो कमीना निकला भाई, ये कमीना निकला। और यही कमीना इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें जाकर ये NaCl डाले होंगे और जाकर वो दो हो गया, यानी गए थे एक गो, जाके हो गया दो गो। ये भैया बड़ा कांड हो गया जी, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, वो सवाल का सही जवाब क्या होगा, साधारण। ओहो साधारण जल दिया है ना, ये मिस्टेक है, साधारण जल नहीं, साधारण नमक। कोई बात ना भैया, इस सवाल के सही सारे लोग का सही जवाब मानेंगे, क्या ऑप्शन में गलत था। विशाल बाबू बुझा रहा है जी, ठीक है, विशाल बाबू बुझा रहा है, रोलेक्स बाबू आपको, सॉरी मेरी बहन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है।
खुशी सही जवाब बता रही थी, 21 का भी बता रही है, हाँ जी सही जवाब बता रही है। चलिए ओके, चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भैया क्वेश्चन की बारी है, पारा पारी है, लेकिन आगे सवाल देखते हैं। ये बोल रहा है कि कौन राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचरण दर्शाता है उसको क्या कहते हैं। ये बच्चों वाला सवाल कौन बताएगा भाई? अगर ये जो बच्चों वाला सवाल बता रहे हैं ना, सारे लोग सच में नादान है, नादान है, नादान है। ये नादान वाला भाई कोई गलती नहीं करेगा, याद रखिएगा। जो धनात्मक ऋणात्मक दिखाता है उसको क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं बहादुर। क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बच्चों वाला सवाल पर हम लोग रुकने वाला नहीं है, जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा वहीं पर रुकेंगे। ये बोल रहा है किसी विलयन का प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किसके समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? बताइए बताइए भाई बताइए। चलिए उसके बाद बोल रहे हैं आशीष बाबू बोल रहे हैं, संजय जी सी बोल रहे हैं और मुजामी आलम बोल रहे हैं जी बी बोल रहे हैं। चलिए देख रहे हैं कितने लोग बता रहे हैं। एक्चुअल में जो होता है ना, प्रासरण दाब का फॉर्मूला होता है पाई बराबर सी आर टी। पता है, कोई किताब ऐसे भी लिखता P बराबर सी आर टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी दे दे सी और ये पाई बटा में आर टी कर दे, आप लोग पगलाइएगा मत भैया, वही फॉर्मूला है। मतलब मेन फॉर्मूला यही है, पाई बराबर सी आर टी। एक्चुअल में क्या होता है ना, पाई का पाई हो गया, ये सी क्या है तो मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन। और यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, ये भागा में भी इधर आएगा तो क्या हो गया, पाई भी बराबर क्या हो जाएगा, एन आर टी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है बहादुर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, पाई बराबर एन आर टी। यानी क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन कतनो घुमा दी भैया, आई तेजी से नू, आई तेजी से। यानी इस सवाल का जो सही जवाब होगा भाई, इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आंसर नंबर का होगा सी होगा। सोनी मेरी बहन, ये गलत हो गई तहार। ठीक बा, इस सवाल के सही जवाब बा दिलीप। ठीक बा, दिलीप ब्लॉक मधुबनी। ठीक है, बोलिए सवाल समझ में आया? कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। ठीक है, सानी प्रजापति हेलो सर, नमस्कार नमस्कार मेरी बहन। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस सवाल के तरफ आइए भाई, इस सवाल के तरफ आइए। बोल रहा है किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। भैया देखिए दो बातें होगी, दो बातें याद रखिएगा। कौन कौन? एक होता है मोललता और एक होता है आप लोगों का मोल अंश या मूल प्रभाज। मूल अंश इसको क्या बोलते हैं भाई? मूल प्रभाज भी बोलते हैं, समझे? मूल अंश या मूल प्रभाज भी कहते हैं। मूललता को क्या कहते हैं हम लोग? मोलल सांद्रता कहते हैं, मोलल सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं बहादुर? मोलल सांद्रता कहते हैं, मोलल सांद्रता। खुश? बोले ओके सर। यानी ये बातें आप लोग याद रखेंगे भाई, ये बातें याद रखेंगे। मोललता और ये आप लोग का क्या हो जाएगा? मोलंश। दो ऐसा है जिसके फॉर्मूला में आयतन नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा आपको मोलरता देखने को मिलेगा, मोलरता देखने को मिलेगा। इसमें भी फॉर्मूला में क्या होता है? तापमान होता है। नॉर्मलता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सामान्यता बोलते हैं, इसके भी फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा। वही बात कर ले आप लोग का फॉर्मलता, इसके भी फॉर्मूला में आपको देखने को मिलेगा। तो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, थर्मलता, डर्मलता इस सब में रहता है, लेकिन हाँ मोलरता की अगर बात कर ले तो इसमें नहीं होगा। और साथ साथ में ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो भैया केहू झांक के ना आई, सब कुछ ताक के आई। बोला सबकी के बात क्लियर बा? हाँ रवि बाबू ठीक है, रवि सहानी ठीक है, बोलिए सारे लोग। ठीक है, निशा मेरी बहन बोलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बहादुर लोग? तो चलिए बहादुर लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पर आओ भाई, इस सवाल पर आओ। बोल रहा है कि HCl H2O के एजिट्रॉपिक मिश्रण में राहत है। राहत है मतलब रहता है, राहत नहीं रहता है, रहता है, रहता है। ये चांद है सितारों का क्या कहना, ये भैया चांद सितारे हैं आवारों का। बोले कैसन गाना गावे एकदम कौआ जैसन। हाँ तो तुम्हें लोग बाहर लोग कोयल जैसन गा के सुना दे लोग। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए रोलेक्स बाबू, ऐसे भैया दीदी 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 नहीं बोलना है, वो आगे लगा के बोलना होगा। 25 का ये देखिए, जैसे संकित बाबू बोल रहे हैं, संकित बाबू बोल रहे हैं जी। चलिए ओके, अब आइए सुनिए भाई, HCl और H2O। सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो भाई सुनो। HCl हो गया, H2O हो गया। एजियोट्रॉपिक मतलब होता है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी मिश्रण वैसे मिश्रण होता है जब दो विलयन को आपस में मिलाए और मिलाने के बाद उसका तापमान में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। और स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, एक होता है अधिकतम क्वथनांकी। यानी न्यूनतम मतलब कि कम ताप पर उबल दे, तो कम ताप पर कौन? तो जो भागा भागा जाए। यानी जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं क्या? न्यूनतम क्वथनांकी। और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे कहते हैं अधिकतम क्वथनांकी। बोलिए ठीक है, ठीक है। कौन भाषा में लिखा हुआ है सर? HCl
और अरे बाप रे, हम बंगाल का है भाषा, ये बंगाल के भाषा है। ठीक बनो, कोई बात ना। एसीएल H2O के एजेट्रोपिक मिश्रण में क्या रहता है? तो भैया 20.2%। ये भैया पता नहीं कौन भाषा लिख दिया गया है, ये तो प्रॉपर आप लोगों का है। 20.2% आप लोगों का क्या हो जाएगा? HCl। क्या हो जाएगा? HCl। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया 79.8% क्या हो जाएगा आप लोग का? H2O। अगर आप लोगों को हो सकता है कि HCl बोला इतना, तो H2O कितना होगा? 100 में से घटा लीजिए। तो आप लोग ये गए होंगे, अब बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा होगा भैया आपसे H2O का, तो आप लोग ऐसे ही रट के मारेंगे धड़क धड़क, तो पूरा आप लोग का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। बुझाया? चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई बढ़ो, बढ़ो भाई बढ़ो। बोल रहे वही क्वेश्चन और P बराबर CRT हम ये बताएंगे? नहीं बताएंगे, यही हो गया ए नंबर सवाल। ये बच्चों वाला सवाल कोई नहीं बताने वाला है। चलिए भाई ये बताइए, अर्धपरागम में झिल्ली में प्रासरण क्रिया निकल जाते हैं। अर्धपरागम में झिल्ली में क्या निकल जाते हैं भाई बताइए? अर्धपरागम में झिल्ली में क्या बाहर निकल पाते हैं भैया? अगर इतने लोग हैं ना, इतने लोग, तो कृपया करके आप लोग भैया शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदार, सॉरी रिश्तेदार के पास नहीं बोले, चाचा के पास। क्या भेज देंगे कि ये चाचा देख लेना हमारे सर पढ़ावत है ना? चाचा भी मत भेजिए लोग, अपन दोस्त भी भेजा लोग। ठीक बा, बहुत अच्छा। चलिए संकित बाबू बोल रहे हैं 26 का ए होगा, और खुशी मेरी बहन बोल रही है 26 का ए होगा, रोलेक्स बाबू बी बोल रहे हैं। चलिए ये मुस्कान, ये अबाय, ये हवाएं, ये सब किसकी है? सब आपकी है, सबकी के बात सच में। आओ चलो भाई 27 का बी, सुनिए ध्यान से। तो जो आप लोग का फिल्टर होता है ना, जो फिल्टर में लगाया जाता है वो अर्धपरागम में झिल्ली ही होता है, और फिल्टर अपने आप से पानी को निकलने देता है, कचरा को छान लेता है। तो कचरा है घुलने वाला विलय, विलय रुक गया और विलय क्या हो गया? अपने आप से बाहर निकल गया। समझे? यानी जो अर्धपरागम में झिल्ली होता है वो अपने आप से होकर विलय को गुजरने देता है, लेकिन विलय को गुजरने नहीं देता है। यानी अर्धपरागम में झिल्ली क्या है? तो अर्धपरागम में झिल्ली से क्या होता है? आप लोग का विलय के अणु ही आप लोग का बाहर निकल पाते हैं। चलिए ये तो बच्चों वाला सवाल था। अब भाई ये 28 नंबर सवाल पर आओ भाई। ये 28 नंबर सवाल बताओ, वांट ऑफ गुणांक कितना है? विघटन स्तर। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि विघटन स्तर का फॉर्मूला कौन जानता है जी? कौन जानता है? बताओ भाई बताओ। ठीक है चलिए भाई बताओ, ये कितने लोग जानते हैं इस फॉर्मूला का जवाब? भाई ये सब फॉर्मूला का जवाब बताइए, कितने लोग जानते हैं? हमारे बहादुर सैनिकों बताओ भाई बताओ, क्या होगा इस सवाल का जवाब? क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा बताइए। चलिए हमें लगता है कि आप लोग नहीं बता पाएंगे क्या? चलिए हम बताते हैं, सुनिए। विघटन स्तर का जो सूत्र होता है वो होता है I-1 और बटा में होता है N-1। I का मतलब होता है वांट ऑफ गुणांक कितना है, और उसका जो होता है ये फॉर्मूला है 1, और ये N मतलब कितने अणु हुए। तो चलिए बताइए, आई मतलब क्या होता है? आई मतलब होता है कि विघटन, आई मतलब क्या होता है? विघटन स्तर। ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2.74। क्या हो जाएगा? 2.74। और उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? 1। और यहां पर क्या हो गया? एन माइनस क्या हो गया? 1। क्या हो गया मेरे भाई? N-1। एन मतलब क्या हो गया? संख्या। कितना भैया? संख्या टूटा। ये आपका वांट ऑफ गुणांक आपको मिल गया, यहां पर हमने क्या रख दिया? 1। और एन मतलब क्या हो गया? संख्या। बताइए संख्या तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ते हैं भाई। Ba2 प्लस NO3 NO2 माइनस, और NO2 कौ गो है? तो 2 गो है। तो बताइए कितना अणु टूटा भैया? 2 आए, कितना हो गया? 3। तो संख्या को हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे। और ये अगर आपको ये कितना हुआ भैया? ये घट के हो गया 1.74, और नीचे कितना हो गया? 2। लेकिन अगर आपको जो विघटन स्तर है आपको प्रतिशत में अगर पूछा जाए, तो प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? हमको 100 से गुना करना होता है। बोले किससे गुना करते हैं? 100 से। दशमलव के बाद कौ गो अंक? नीचे 2 गो अंक। बोले कौ बार में खत्म? बोले 2 बार में खत्म। कितना से होगा? 87%। है ताक लीजिए, झांक लीजिए ना, तो परीक्षा में जाकर ताक लीजिए। बोलिए इतना बुझाया आप लोगों का? इतना बात बुझाया का? चलिए चलिए सोनी, सन्निकेत, ठीक है, गुंजन, रोलेक्स, खुशी, आशीष, ठीक है, बहादुर लोग, इस सवाल का यही, अगर ये फॉर्मूला याद है तो वांट ऑफ गुणांक आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। एन मतलब आपको देख लीजिएगा कितना तोड़ के, ये बी जो टूटता है वो 2 प्लस में टूटता है। NO2 की संख्या कितना है? 2 है, तो 2, तो 2 एक कितना हो गया? 3। तो संख्या को नीचे रखेंगे, कटाएंगे छटाएंगे, लेकिन प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 100 से गुना करके आंसर को लगा देंगे, लगा देंगे, लगा देंगे। अब आइए जी बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बोल रहा है वांट ऑफ गुणांक निकालिए। तो वांट ऑफ गुणांक निकालने के बाद होता है कि वियोजन, वियोजन के बाद, वियोजन मतलब होता है टूटने के बाद कितना अणु हुआ, और होता है संगुणन या वियोजन के बाद, वियोजन या संगुणन मतलब टूटने या जुटने, संगुणन, संगुणन यानी संगुणन या वियोजन के बाद, ठीक है ना, ये बाद के अणुओं की संख्या। और ये क्या है भैया? नीचे का है, कब रखना चाहिए? पूर्व, यानी बाद वाला अणु की संख्या को ऊपर रखिए और पूर्व के अणु की संख्या को नीचे। बोले कि सर कैसे? एक एग्जांपल देके बताइए। आइए हमको बताते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का क्या होगा? वियोजन और संगुणन होगा। यानी फॉर्मूला होता है आई का बाद में कितना था और पहले कितना था, बात खत्म। पहले,
बोले पहले। चलिए आइए पहले में आइए, पहले में आइए, आइए जी बाद का। तो अब इसको पहले करते हैं, भैया इसको तोड़ते हैं। बोले सर Ca2 प्लस NO3 टूटेगा तो भैया NO3 का हो गया माइनस, क गो है तो 2 गो, तो 2 गो हो गया। अब भाई बताइए 2 एक कितना हो गया, 3 हो गया, समझे। तो भैया बाद में कितना हो गया, ये यदि टूटेगा तो कितना हो गया 3, लेकिन पहले कितना था 1, पहले कितना था 1, लेकिन टूटा तो कितना हो गया 3, यानी बाद वाले को ऊपर और पहले वाले को नीचे। बोले 3 से 3 खल्लास, और आंसर हो गया भैया सी सी सी। खुशी सी होगा मेरी बहन, सी होगा। अगर जिन्होंने भैया सी जवाब दिया होगा वही सवाल का सही जवाब है, आना तो ताकल ना तो परीक्षा में जाके झांक लिए लो, ठीक बा। अभी रहने दीजिए, अभी 2 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन और है, कर लीजिए, 35 तक क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इस तरफ देखिए, बोल रहा है कि एक घोल जिसका निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबरता है, अगर 2 बिलियन को डालें और बिना उसका ताप में परिवर्तन हुए वो उबलता है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ऐसे कह ले रहे हैं कि खा के ही है, अब भूखले बड़ी तक हम तरह के खाना खियाई, घरे से सब कोई खा के आई, और जब तक पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म ना हुई भैया केहू ना जाई, केहू ना जाई, सब कोई के पूरा ऑब्जेक्टिव कर लोग। अगर भाई ता लोग इतना मेहनत करता तो ता लोग मेहनत करेगा पड़ी, ठीक बा। सनिकेत बाबू ओके, सनिकेत बाबू बोल रहे हैं ए होगा, सोनी मेरी बहन ए बोल रही है, खुशी तो भूख लग गई, आशीष बाबू सी बोल रहे हैं, आपका थोड़ा सा हटके है भाई, रोहन बाबू ए बोल रहे हैं, रोलेक्स जी ए बोल रहे हैं। चलिए चलिए ओके, सहानी प्रजापति है, सुनिए ध्यान से। बोल रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन का उबलता है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एजिट्रोपिक। इसको बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी, और न्यूनतम क्वथनांकी किसे कहते हैं, जो राउट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाए, और एक होता है अधिकतम क्वथनांकी, और वो क्या होता है, तो जो राउट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाए। बस 2 नंबर भी खत्म कर दिए इसी में, लेकिन आप लोग ओहो। अब भैया बोल रहे हैं 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम घोलक में, गोलक नहीं घोलक में घुलाया गया है, तो घोल को क्या कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पर घोलक आया, घोलक मतलब क्या, विलायक, तो आपको किसका फॉर्मूला लगाना होगा, विलायक का फॉर्मूला लगाना होगा बहादुर, किसका लगाना होगा, विलायक का। तो देखिए भैया विलायक वाला कौन फॉर्मूला होता है, मोलरता की मोलरता, मोलरता, ठीक है। तो मोलरता के लिए सूत्र क्या होता है, विलय का दिए गए द्रव्यमान ऊपर, विलय का मोल द्रव्यमान नीचे, और विलायक का द्रव्यमान गुना क्या हो जाता है 1000। बोलिए इसमें घुलने वाला कितना है भैया, घुलने वाला 18 ग्राम, कहाँ रखेंगे, ऊपर, मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का नीचे, C6H12O6 सबका गुना भागा करेंगे 180 होगा, रख दीजिएगा बाबू। उसके बाद बोल रहा है कि विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 1000, और इधर भी है कितना 1000, 1000 से 1000 खत्म, कितना हुआ 10, तो नीचे करेंगे 0.1, इसका होगा मोल प्रति केजी, आंसर इसका बोलते हैं क्या 0.1। लेकिन हाँ ये मोलल का मतलब होता है मोलरता, मोलर वाला मारिएगा गलत हो जाएगा, मोलर मतलब मोलरता हो जाएगा, इसलिए सवाल का सही जवाब होगा आंसर नंबर बी, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बी द राइट आंसर। का बुझा गई, बी सही जवाब बा। चलिए खुशी वाह, चलिए आशीष बाबू बहुत अच्छा। चलिए इसमें ऐसा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, आपको बताना है कौन धनात्मक विचलन दर्शाता है, हमने आपको बताया था, ठीक है। अरे हाँ विक्रम बाबू, कब से 12 बजे से ही क्लास चल रहा है, और हो सकता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिए होंगे, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखिएगा, जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार के बाद आपको देखने का जरूरत टारगेट नहीं पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, समझे, ओके। इसके बाद अगर आप लोग वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद कभी आप लोग दूसरा चैप्टर में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए बड़ा बेहतरीन सा चीज, तो हम आपको बताते हैं कौन सा राउट के नियम से धनात्मक क्लास में अगर दर्शाता है, वो आइए बात कर लेते हैं। हम आपको एक धनात्मक विचलन कौन दर्शाएगा, जिसमें दारू होगा, दारू मतलब एथिल अल्कोहल, अगर एथिल अल्कोहल के साथ क्लोरोफॉर्म है वो भी सही है, या हो सकता है आप लोग C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के साथ जल हो, का हो जल, एथिल अल्कोहल के साथ क्या हो भैया जल हो, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल के साथ अगर जल हो जाए तो भैया आप लोग याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा आप लोग का धनात्मक, यानी धनात्मक के लिए धन के लिए दारू चाहिए, अरे धन के लिए दारू, अरे नहीं दारू नहीं एथिल अल्कोहल, समझे, ओके। आइए बहादुर सैनिकों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब बताइए, बोल रहा है आपसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन का स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन से विद्युत घटक सबसे कम प्रभावी होगा, ठीक है ना। अब उसके लिए स्विट्जरलैंड ने एक रूल ये दिया था, ठीक है ना, ओके ओके। चलिए तो हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे,
उसका नाम थोड़ा हमको कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन हाँ एक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नियम दिया कि इसमें Fe, देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है FeOH होल ट्राइस। FeOH आपको सब्जेक्टिव के लिए समझे ये तो भैया इसमें अगर तोड़ेंगे ना तो Fe सवाल आएगा, लेकिन अब सवाल और कहते हैं कि क्या करे, जो जितना ज्यादा ये प्लस है ना तो प्लस को जितना माइनस मिल जाए ना उतना ज्यादा लाइफ में खुश रहेगा, प्लस को जितना माइनस मिल जाए उतना लाइफ में खुश रहेगा। लेकिन कहता है प्लस को माइनस कौन देगा, आप देंगे नहीं, देखिए कौन देगा, सुनो सुनो भाई ध्यान से देखिए, Fe3 प्लस को कौन देगा, तो भैया जो उसमें मिला रहा है विद्युत घट, तो जो जितना दे देगा उसका प्रभाव उतना ज्यादा रहेगा, और जो जितना कम देगा उसका प्रभाव उतना कम रहेगा। जो ज्यादा देगा प्रभाव ज्यादा, जो जितना कम देगा उतना। बोले कम ज्यादा क्या करे, दे के बताइए ना, आइए 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 दे के बताते हैं। अगर KBr को तोड़ेंगे तो टूटेगा K प्लस में Br माइनस में, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो भैया टूटेगा 2K प्लस में और SO4 2 माइनस में, समझे। बोले ओके। इसको अगर तोड़ेंगे तो हम लोग का K4 में टूटेगा, और हम लोग का टूटेगा भाई K4 में टूटेगा, उसके बाद हम लोग का Cr 2 माइनस में टूटेगा। उसके बाद इसका अगर बात कर ले तो इसमें क्या टूटेगा, ये K प्लस में टूटेगा, K प्लस में टूटेगा, और ये टोटल जो संकुल है यानी FeCN6, ये टोटल जो आयन है वो किस में टूट जाएगा भाई, 3 माइनस में टूट जाएगा। यानी लॉजिक क्या कहता है, ये 2 आयन 2 माइनस, ये 2 माइनस, ये 3 माइनस। सबसे प्रभाव अगर अधिक पूछता, सबसे अधिक प्रभावी कौन होता तो ये, लेकिन अगर पूछा है सबसे कम प्रभावी कौन होगा, ये एक ही माइनस। तो बाबू और इसके पास कितना प्लस है, 3। तो भाई जो ज्यादा देगा उसका प्रभाव ज्यादा हुआ, बाबू और जो कम दिया उसका ज्यादा कम होगा। तो किसका प्रभाव ज्यादा होगा मेरे भाई, इस सवाल का जो सही जवाब होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा, समझे। बोला ए बोला ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है आप लोगों से ये सवाल बोल रहा है कि ये आप लोगों को ऐसे दिया गया सवाल, और बोल रहा है कि किसका हिमांक में अवनमन बताइए क्या होगा। तब आपको बताएं ग्लूकोज तो टूटता नहीं है, अगर ग्लूकोज को पानी के अंदर भी डालेंगे पानी के अंदर जाके कोई कांड करने वाला नहीं है। यानी अगर एक ग्लूकोज का अणु डालेंगे तो एक ही रह गया, लेकिन अगर MgCl2 को अगर डाल देना तो उसके अंदर जाके कांड कर देगा, और कांड करने के बाद क्या करेगा, Mg2 प्लस और Cl का होगा माइनस। तो इसके आगे कितना हो गया, 1, और इसके आगे कितना हो गया 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, और 3 पे मारे क्या पीन। यानी ये जो इसके तुलना में कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना होगा। यानी सवाल का जो सही जवाब होगा क्या, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी। बोलिए बुझाया भाई। तो आप सभी लोगों का स्वागत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। सवाल निम्नलिखित में से किसके जलीय क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा, तो जिसका अणु ज्यादा होगा, जिसका अणु ज्यादा होगा। ग्लूकोज टूटता ही नहीं है, सुक्रोज टूटता ही नहीं है। NaCl में अगर तोड़ेंगे तो भैया ये Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, यानी एगो कितना हो गया, 2 गो अणु मिला। और इसका अगर तोड़े तो भैया Ca2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर Cl माइनस हो जाएगा, यानी इसमें कितना हो गया 2, एक कितना हो गया 3, यानी यहाँ पर टूटने के बाद कितना मिले 3, समझे। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा, समझे। तो बहुत अच्छा, यानी आपको 4 को एग्जांपल याद रखेगा, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज सुक्रोज यूरिया एथिल अल्कोहल, याद रखेगा। 4 को बात खास है, बाकी सब बकवास है। वो कभी टूटेगा नहीं, डालेंगे एगो डाले रहेगा एगो, डालेंगे एगो रहेगा एगो, लेकिन आओ सब जाके कांड कर देगा। जैसे में हाई भाई NaCl डालेंगे एगो हो जाएगा 2 गो, और भाई डालेंगे एगो डालने हो जाएगा 3 गो। ये जादू है, जादू पानी में हो जाने के बाद जादू करता है, समझे। चलिए ओके ओके ओके, चलो अब सबको के भूखे जान ले लेवल जी भाई। जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। वो विलयन जो राउट के नियम से धनात्मक या विचलन दर्शा सकता है, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऐसे विलयन को हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं। 40 पूरा देते हैं। बोल रहे कौन अनुसंग गुणधर्म में नहीं है भाई, कौन अनुसंग गुणधर्म नहीं है, बताइए जी, कौन अनुसंग गुणधर्म में नहीं है। आपको क्या हो जाएगा, वाष्प दाब। उसके बाद क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है जलीय घोल का प्रासरण दाब असमान हो सकता है। तो भैया यूरिया टूटेगा नहीं, सुक्रोज टूटेगा नहीं, ग्लूकोज टूटेगा नहीं, साधारण क्या हो जाएगा लवण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नमक। ठीक है, समपराशि विलयन में क्या होता है, सारा बात पीछे का प्रैक्टिस की लीजिएगा। समपराशि विलयन के लिए क्या बराबर होता है, ये क्वेश्चन गलत है, मिस्टेक है। इसके लिए क्या होगा, सवाल का सही जवाब, भैया ऑप्शन मिस्टेक है, ये ऑप्शन मिस्टेक है। क्या हो जाएगा, मोलरता। और एक लास्ट सवाल हम लोग कर लेते हैं और क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। आदर्श विलयन में कौन होता है, जो राउट के नियम का पालन करता है। बस इसी के साथ आप लोग ये सेशन क्या होता है, खत्म होता है। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना। यानी आप लोग का ये चैप्टर नंबर जो आप लोग का 2 था वो खत्म हो गया। अब हम लोग कल से जब शुरुआत करेंगे तो वो चैप्टर नंबर 3 की बारी होगी, लेकिन हाँ पारा पारी होगी, ठीक है ना। हर एक चैप्टर को कर रहे हैं, एक दिन में आप लोगों का एक चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है, शुरू से क्लास चल रहा है आप लोगों का कितना बजे भैया, 6 बजे। तो 6 बजे मुलाकात कीजिए, आगे का बात कीजिए,
केमिस्ट्री में, और कल से भैया गेस्ट क्वेश्चन का शुरुआत कीजिए। तो कल से आप लोग का गेस्ट क्वेश्चन भी होगा, वो 2 बजे से आप लोग का टाइम रखा जाएगा कि 2 बजे आकर आप लोग गेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे साथ है हिंदी के सर। आइए सर, हिंदी वाले सर आइए सर। देखिए, तो हमारे सर जो है, आप आपको इसके जस्ट बाद जो है ना हिंदी संस्कृत का क्लास चलेगा, हिंदी का क्लास चलेगा 12th क्लास वाले लोगों का। 12th का इसके बाद आप लोग का हिंदी का क्लास चलेगा। तो आप लोग, हाँ अच्छा, तो ठीक है, ओके ओके ओके, तो रहने देते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज की क्लास को रहने देते हैं। सर बोल रहे हैं कि हमार मन नहीं खे आवे के, तो कोनो बात ना, आज उनका मन रख देवल जाओ। कल से हमने के भैया 10 बजे तालों की क्लास होगी हिंदी संस्कृत के, और 2 बजे से गेस्ट क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा गेस्ट क्वेश्चन कराएंगे ऐसा कि परीक्षा में पक्का लड़िए जाए, नामे बट टारगेट। ठीक बानो, आप लोग जो बुक पढ़ते हैं ना, टारगेट आशीष पब्लिकेशन, उसी का ये कंपनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, आशीष पब्लिकेशन। और आप लोगों को प्यार मिलता था, मिलता है, और हमें उम्मीद है कि मिलता ही रहेगा। चलिए, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।